हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारा आज का डिस्कशन होने वाला है कंप्लीट एडिशनल क्वेश्चन बैंक पे। और आप देखोगे ना तो ओवरऑल 100 MCQs हमारे पास एडिशनल क्वेश्चन बैंक में दिए हैं, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रेलेवेंट है। हमने लास्ट क्लास में भी बताया था कि जो CA फाउंडेशन स्टूडेंट्स हैं वो हमसे बहुत बार ये क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या मैम एडिशनल क्वेश्चन बैंक इंपॉर्टेंट है। एडिशनल क्वेश्चन बैंक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिर्फ अगर आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है तो हर चैप्टर का सेट C इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी जितने भी एक्सरसाइजेस दिए हुए हैं सब रेलेवेंट है। सेट C बेसिकली आपकी प्रैक्टिस के लिए दिया है, बट नो डाउट क्योंकि MCQs फॉर्म में हमारे क्वेश्चंस बनते हैं तो कभी भी उतने लेंदी क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं आ सकते। इसीलिए हम कहते हैं कि अगर आपको स्किप करना है तो आप सेट C स्किप कर सकते हो। एंड सेट A, सेट B के जितने क्वेश्चंस हैं, एक्सरसाइज के जितने क्वेश्चंस हैं, एडिशनल क्वेश्चन बैंक्स के जितने क्वेश्चंस हैं वो तो आपको करने ही होंगे। ठीक, तो चलो फिर जल्दी से अपना आज का डिस्कशन सेशन स्टार्ट करते हैं, जहाँ हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आइदर ट्रू और फॉल्स, राइट योर चॉइस ऑफ द आंसर्स बाय राइटिंग ट्रू। आपको इसमें सिर्फ वो स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है जो ट्रू है। लिखा इंडेक्स नंबर्स आर द साइंस एंड गाइड पोस्ट अलोंग द बिजनेस हाईवे दैट इंडिकेट टू द बिजनेसमैन हाउ ही शुड ड्राइव और मैनेज। क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट लग रहा है? हाँ, क्योंकि अगर इंडेक्स नंबर की बात करें ना तो ये एक ऐसा स्टैटिस्टिकल टूल्स है बेटा, जो कि अगर देखा जाए ना तो ओवरऑल हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी में, ओवरऑल जो हमारे लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसमें कितनी चेंजेस आया उसको मेजर करता है। बेसिकली इंडेक्स नंबर क्या करता है, दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसको कंपेयर करता है। ठीक है, तो नो डाउट ये साइन पोस्ट की तरह, साइन एंड गाइड पोस्ट की तरह ही ट्रीट किया जाता है। एंड इसकी हेल्प से ना जो बिजनेसमैन होते हैं वो ये समझ पाते हैं कि इकोनॉमी के भी करंट सिचुएशन क्या चल रही है और साथ ही साथ फ्यूचर में क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं। कहीं ना कहीं आपको डिसीजन लेने में हेल्प करते हैं कि आप कितना प्रोडक्शन करो, कितना सेल्स करो, कितना इन्वेस्टमेंट करो एंड सो ऑन। क्लियर? तो ओवरऑल अगर इंडेक्स नंबर देखा जाए तो ये हमें इंफॉर्मेशन ही प्रोवाइड करता है कि किस तरीके से हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी चल रही है और किस तरीके से इकोनॉमिक एक्टिविटी फ्यूचर में चलेगी, जिसकी बेसिस पे हम अपना डिसीजन ले सके। तो ये आपके बिजनेस को ड्राइव और मैनेज करने में हेल्प तो कर रहा है। तो पहला स्टेटमेंट तो ट्रू है। दूसरे में लिखा है फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर द बेस्ट मेथड ऑन थ्योरेटिकल ग्राउंड इज नॉट द बेस्ट मेथड फ्रॉम प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू। अब देखो, ऐसा नहीं बोल सकते। हम लोग ये मानते हैं कि थ्योरी में हम लोग जनरली ज्योमेट्रिक मीन को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, बट यूज़ तो अरिथमेटिक मीन भी करते हैं। और अगर हम लोग प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, मतलब जो प्रैक्टिकल लाइफ में जनरली हम लोग अरिथमेटिक मीन यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि इसको कैलकुलेट करना सिंपल है। बट हम ये नहीं कह सकते कि जो बेस्ट मेथड थ्योरेटिकल ग्राउंड में है वो कभी प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होगा। तो इसीलिए स्टेटमेंट क्या होगा बेटा? फॉल्स होगा। नेक्स्ट, वेटेड इंडेक्स नंबर मेक्स देम लेस रिप्रेजेंटेटिव। नो, अगर हम लोग वेटेड इंडेक्स नंबर की बात करें तो नो डाउट ये किसी भी डेटा को, किसी भी जो इन्फॉर्मेशन है उसको ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव बनाता है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हर एक आइटम के साथ यहाँ वेट अलॉट होता है, आइदर इन द फॉर्म ऑफ प्राइस और इन द फॉर्म ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, तो इसकी वजह से ना इकोनॉमी में कितना चेंजेस हो रहा है उसको हम ज़्यादा एक्यूरेटली कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, फिशर्स इंडेक्स नंबर इज नॉट एन आइडियल इंडेक्स नंबर। फॉल्स। ये सबको पता है कि फिशर आइडियल इंडेक्स एक आइडियल इंडेक्स नंबर माना जाता है। रीज़न बीइंग कि ये टाइम रिवर्सल टेस्ट को भी सेटिस्फाई करता है एज वेल एज फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को भी सेटिस्फाई करता है। क्लियर? नेक्स्ट, ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आइदर ट्रू और फॉल्स, राइट योर चॉइस ऑफ द आंसर्स बाय राइटिंग F फॉर फॉल्स। Geometric mean is the most appropriate average to be used for constructing an index number. सबसे ज़्यादा appropriate method इसको नहीं मानते। हाँ, हम ये मानते हैं कि इसको best average method माना जाता है, but most appropriate नहीं माना जाता। Next, weighted average of relatives and weighted aggregative methods render the same result. No, अगर दोनों के formulas देखो तो वो अलग अलग हैं। दूसरा, अगर हम लोग एग्रीगेटिव में देखें तो हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं, लाइक लैस्प्रेज मेथड है, पैशेज मेथड है, फिशर्स मेथड है। सबसे तो थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन आता ही है ना आंसर्स में, तो क्या सेम रिजल्ट रेंडर करेगा? नो। नेक्स्ट है फिशर्स आइडियल इंडेक्स नंबर इज अ कॉम्प्रोमाइज बिटवीन टू वेल नोन इंडेसेस, नॉट अ राइट कॉम्प्रोमाइज इकोनॉमिकली स्पीकिंग। अब देखो, अगर फिशर आइडियल इंडेक्स की बात करें तो नो डाउट इसमें हम लोग दो वेल नोन इंडेसेस का कॉम्बिनेशन ही तो यूज़ करते हैं। बेसिकली क्या है? ज्योमेट्रिक मीन है किसका? लैस्प्रेज एंड पैशेज मेथड्स का। ठीक है, तो नो डाउट दोनों ही मेथड के कुछ फ़ायदे हैं, एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है। बट जब आपने फिशर आइडियल इंडेक्स में इन दोनों का मर्जर बनाया तो कहीं ना कहीं इसमें जितने भी डिसएडवांटेजेस हैं आपने सब अवॉइड कर दिए, है कि नहीं? अगर देखा जाए, लैस्प्रेज मेथड बेसिकली बनता है बाय यूजिंग बेस पीरियड
को बेसिकली हम लोग वेट यूज़ करते हैं, और पैशेज में हम लोग करंट ईयर को वेट यूज़ करते हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं देखा जाए इकोनॉमिकली, तो क्या ये इकोनॉमिकली राइट कॉम्बिनेशन है? नहीं, क्योंकि आपने एक जगह वेट कुछ और रखा है, दूसरी जगह वेट कुछ और रखा है, बट आपने इस पॉइंट को बिल्कुल अवॉइड किया जब फिशर आइडियल इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला आपने फॉर्मुलेट किया। क्लियर? तो ठीक है, ये दो वेल नोन इंडिसेस का कॉम्बिनेशन तो है, बट अगर इकोनॉमिकली देखा जाए तो ये राइट कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, इसीलिए स्टेटमेंट ट्रू है। नेक्स्ट, लाइक ऑल स्टैटिस्टिकल टूल्स इंडेक्स नंबर्स मस्ट बी यूज विद ग्रेट कॉशन। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन तो है नहीं। अगर हम लोग सिंपल मेथड यूज़ कर रहे हैं या वेटेड में भी जितने भी मेथड्स हमने बताए, देखो बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन अपने को नहीं चाहिए, बस अपने को करंट वैल्यू चाहिए रहती है और बेस वैल्यू चाहिए रहती है, तो बहुत ज़्यादा इसमें कॉशन की ज़रूरत नहीं होती। तो करेक्ट आंसर होगा फॉल्स। नेक्स्ट, द बेस्ट एवरेज फॉर कंस्ट्रक्टिंग एन इंडेक्स नंबर। अभी हमने बताया कि अगर बेस्ट एवरेज पूछे तो नो डाउट हम लोग ज्योमेट्रिक मीन को सबसे बेस्ट मेथड या बेस्ट एवरेज मानते हैं। नेक्स्ट, द टाइम रिवर्सल टेस्ट इज सेटिस्फाइड बाय। अब टाइम रिवर्सल टेस्ट को कौन सेटिस्फाई करता है? लैस्प्रेस पैशेज तो नहीं करता है, बट गिवन ऑप्शन में फिशर आइडियल इंडेक्स इसको सेटिस्फाई करता है, तो करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, द फैक्टर रिवर्सल टेस्ट इज सेटिस्फाइड बाय। अगेन इसको भी फिशर इंडेक्स ही सेटिस्फाई करता है, क्योंकि पैशेज और लैस्प्रेज नहीं करते हैं। और साथ ही साथ अगर हम लोग फैक्टर रिवर्सल टेस्ट की बात बताएं तो हमने वहाँ पे नोट्स में अपने मेंशन भी किया है। इनफैक्ट ये चीज़ आप लोगों को लर्न भी कराई है कि किस टेस्ट में कौन सेटिस्फाई करता है और कौन सेटिस्फाई नहीं करता है। अगर हम लोग फैक्टर रिवर्सल टेस्ट की बात करें ना, तो इसमें फिशर आइडियल इंडेक्स सेटिस्फाई करता है, ठीक। और उसके अलावा इसमें हमने कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं बताया था, कोई भी टेस्ट ऐसा नहीं बताया था, इसीलिए सिंपल एग्रीगेटिव भी इसका पार्ट नहीं होगा। करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, द सर्कुलर टेस्ट इज सेटिस्फाइड बाय फिशर आइडियल इंडेक्स नो, पैशेज इंडेक्स नंबर नो, लैस्प्रेज इंडेक्स नंबर नो, सिंपल ज्योमेट्रिक मीन प्राइस रिलेटिव यस। हमने सर्कुलर टेस्ट जब पढ़ाया था तो वहाँ ये चीज़ बताई थी कि सर्कुलर टेस्ट को कौन कौन सेटिस्फाई करता है। होपफुली तुम लोग को याद होगा, बट फिर भी हम एक बार बता दें कि सिंपल ज्योमेट्रिक मीन ऑफ प्राइस रिलेटिव एंड वेटेड एग्रीगेटिव विथ फिक्स वेट, ये दोनों ही सर्कुलर टेस्ट को मीट करता है। क्लियर? नेक्स्ट, फिशर्स आइडियल इंडेक्स नंबर इज बेस्ड ऑन। अब अगर फिशर आइडियल इंडेक्स की बात करें तो ये क्या है बेटा? ज्योमेट्रिक मीन है किसका? लैस्प्रेज और पैशेज मेथड का। क्या ये अरिथमेटिक मीन है? नहीं। अरिथमेटिक मीन अगर है तो ये डॉर्बिश एंड बोलेज मेथड हो गया। क्या ये मीडियन है? नो। क्या ये मोड है? नो। तो करेक्ट आंसर होगा डी, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट, पैशेज इंडेक्स इज बेस्ड ऑन। अगर हम पैशेज इंडेक्स की बात करें तो इसमें हम हमेशा जो क्वांटिटी लेते हैं वो करंट ईयर की लेते हैं, मतलब जो वेट अलॉट करते हैं। वेट किसको अलॉट करते हैं? करंट ईयर क्वांटिटीज़ को। फॉर्मूला होपफुली याद होगा, नहीं भी याद होगा तो हम बता देते हैं। हमारे पास फॉर्मूला है समेशन पी एन डिवाइडेड बाय समेशन पी ज़ीरो। ये तो कॉमन ही है, ठीक। बस इसमें वेट हम किसको अलॉट करेंगे? करंट ईयर क्वांटिटीज़ को। नेक्स्ट, फिशर्स आइडियल इंडेक्स नंबर इज, अभी बताया कि ये ज्योमेट्रिक मीन है लैस्प्रेज एंड पैशेज मेथड का, बट अगर अरिथमेटिक मीन पूछता है एग्जाम में तो ये होता है डॉर्बिश एंड बोलेज मेथड में। नेक्स्ट, प्राइस रिलेटिव इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ। हमने बताया भी है कि अगर हम प्राइस रिलेटिव की बात करें या प्राइस इंडेक्स की बात करें तो इसका फॉर्मूला है पी एन डिवाइडेड बाई पी ज़ीरो मल्टीप्लाई बाय 100, जो कि हमारे पास ऑप्शन सी में दिया है। नेक्स्ट, पैशेज इंडेक्स नंबर इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ। अभी ऊपर फॉर्मूला बताया है कि इसका फॉर्मूला है पी एन क्यू एन डिवाइडेड बाय समेशन पी ज़ीरो क्यू एन मल्टीप्लाई बाय 100, जो कि हमारे पास ऑप्शन सी में दिया है। नेक्स्ट, टाइम रिवर्सल टेस्ट इज सेटिस्फाइड बाय फॉलोइंग इंडेक्स नंबर फॉर्मूला। अब देखो टाइम रिवर्सल टेस्ट की बात करें तो क्या इसको लैस्प्रेज और पैशेज मेथड सेटिस्फाई करते हैं? नो। इसको सिंपल अरिथमेटिक मीन ऑफ प्राइस रिलेटिव फॉर्मूला भी सेटिस्फाई नहीं करता, और हमने पूरी लिस्ट बताई है उसमें ना ज्योमेट्रिक मीन, सिंपल ज्योमेट्रिक मीन पूछा होता तो नो डाउट वो सेटिस्फाई करता। उसके साथ साथ मार्शल एजवर्थ फॉर्मूला भी सेटिस्फाई करता है, तो करेक्ट आंसर होगा जो ऑप्शन दिया है उसमें सी। नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ। देखो ये हमने अपने नोट्स में बताया है कि अगर हम लोग कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स की बात करें तो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स में हमने दो फॉर्मूला बताया था, जिसमें पहला फॉर्मूला, अभी हम फॉर्मूला नहीं डिस्कस कर रहे हैं, बस हम तुम लोग को याद दिला दे रहे हैं कि जो हमारा पहला फॉर्मूला था वो बेस था किस पे? लैस्प्रेज मेथड पे, मतलब उसका जो कैलकुलेशन था वो लैस्प्रेज मेथड के ही बराबर आ रहा था। और दूसरा जो हमने मेथड बताया था उसका फॉर्मूला वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड के बराबर था, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन देख के समझ में आ रहा है कि लैस्प्रेज मेथड होगा, तो लैस्प्रेज मेथड का फॉर्मूला क्या है? समेशन पी एन क्यू ज़ीरो डिवाइडेड बाय समेशन
P0 Q0 मल्टीप्लाई बाय 100 और ये हमारे पास ऑप्शन ए में दिया है तो करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन देखो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा है इफ द रेशियो बिटवीन लास्ट प्रेज इंडेक्स नंबर एंड पैशेज इंडेक्स नंबर इज 28:27 द मिसिंग फिगर इन द फॉलोइंग टेबल पी इज। अब यहाँ देखो हमारे पास बेस ईयर की प्राइस दी हुई है तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा P0, क्वांटिटी दी है ये हो जाएगा Q0, करंट ईयर की प्राइस दी है दैट इज PN और P1 ले सकते हैं और क्वांटिटी हो गया QN। हमें ये फिगर फाइंड आउट करनी है, बहुत ही आराम से हम ये फिगर फाइंड आउट कर सकते हैं अगर आप लोगों को याद है इसका फॉर्मूला। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखो पहले यहाँ पे ना हम तुम लोगों के लिए लिख दे रहे हैं कि हमारे पास जो कमोडिटीज़ दी हुई है क्वेश्चन में वो दी हुई है X और Y। उसके बाद हमारे पास बेस ईयर का प्राइस दिया है मतलब P0 दिया हुआ है LL। हमारे पास बेस ईयर की क्वांटिटी दी हुई है दैट इज़ Q0 दिया हुआ है 10/5। देन हमारे पास करंट ईयर की प्राइस दी हुई है जो कि है P1 2P एंड करंट ईयर की क्वांटिटी गिवन है, इसको हम लोग लिख सकते हैं Q1 5/2। ठीक, अब क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में लास्ट प्रेज इंडेक्स नंबर और पैशेज इंडेक्स नंबर दिया हुआ है तो सबसे पहले लास्ट प्रेज इंडेक्स नंबर के फॉर्मूले पे डिस्कशन करें। तो फॉर्मूला है समीशन P1 Q0 डिवाइडेड बाय समीशन P0 Q0 मल्टीप्लाई बाय 100। तो हमें इन दोनों की वैल्यू चाहिए और पैशेज इंडेक्स नंबर के अकॉर्डिंग हमें फॉर्मूला जो अप्लाई करेंगे वो होगा P1 Q1 डिवाइडेड बाय समीशन P0 Q1। तो इन चारों की वैल्यू पहले आप फाइंड आउट कर लो, बहुत आराम से कर सकते हो क्योंकि सारी चीज़ें तो दी हुई है ना। आप ऐसा करो कि पहले P1 Q0 को मल्टीप्लाई कर लो, फिर P0 Q0 को मल्टीप्लाई कर लो, फिर P1 Q1 को मल्टीप्लाई कर लो एंड एट लास्ट P0 Q1 को मल्टीप्लाई कर लो। हम इसको सिंपली मल्टीप्लाई करके दिखा दे रहे हैं, बहुत सिंपल है। देखो हमारे पास P1 दिया है Q0 दिया हुआ है, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 5P। फिर वैसे P0 Q0 ये हो जाएगा 10L, ये हो जाएगा 5L। P1 Q1 कितना हो जाएगा 10 2P और P0 Q1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5L और 2L। ठीक, तो सबका टोटल देख लो, ये हो जाएगा 20 + 5P, यहाँ आ जाएगा 15L, फिर ये हो जाएगा 10 + 2P और ये हो जाएगा हमारे पास 7L। बस अब फॉर्मूले पे वैल्यू अगर हम पुट करें तो हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी आएगी 20 + 5P होल डिवाइडेड बाय 15L मल्टीप्लाई बाय 100। और पैशेज में अगर देखा जाए तो ये हो गया 10 + 2P होल डिवाइडेड बाय 7L मल्टीप्लाई बाय 100। अब क्योंकि क्वेश्चन में देखो हमारे पास क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि लास्ट प्रेज डिवाइडेड बाय पैशेज इज इक्वल टू रेशियो है 28 डिवाइडेड बाय 27 का, तो इसको हम लिख सकते हैं 27 मल्टीप्लाई बाय लास्ट प्रेज इज इक्वल टू 28 मल्टीप्लाई बाय पैशेज। क्या मेरे पास लास्ट प्रेज की वैल्यू दी है? हाँ। और क्या मेरे पास पैशेज की भी वैल्यू दी है? हाँ दी है। तो बस इस इक्वेशन पे आप वैल्यूज़ पुट कर दो, फिर सॉल्व कर लोगे तो बहुत ही ईजिली आंसर आ जाएगा। हम यहाँ सॉल्व करके भी दिखा रहे हैं कि 27 मल्टीप्लाई बाय 20 + 5P, होपफुली आप सब ने स्क्रीनशॉट लिया होगा, डिवाइडेड बाय 15L इज इक्वल टू 28 मल्टीप्लाई बाय 10 + 2P होल डिवाइडेड बाय 7L। जो वैल्यूज़ कट रही है काट देंगे, इसको 3 के टेबल से हमने कट किया तो ये हमारे पास बच गया 180 ब्रैकेट ओपन कर दिया प्लस 45P डिवाइडेड बाय 5L। और इस साइड देखो ये हो जाएगा 4 टाइम्स, तो ये हो गया 40 + 8P डिवाइडेड बाय L। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, L 180 + 45P इज इक्वल टू 5L 40 + 80P। ये LL कट जाएगा, यहाँ ब्रैकेट ओपन होगा तो ये हो गया 180 + 45P और यहाँ ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये हो जाएगा 200 + 40P। इसको इधर ले जाओ, ये हो जाएगा माइनस करेंगे तो 5P हो जाएगा और ये इधर ले आओ तो 20 हो गया। हमारे पास P की वैल्यू कितनी आ गई 4। ठीक है, अच्छा यहाँ पे इंटू 100 भी लेना हो तो ले सकते हो, बट वो नलीफाई हो सकता था इसीलिए हमने नहीं लिया। और हमें इस क्वेश्चन में P की ही वैल्यू चाहिए थी, तो हमारे पास P की वैल्यू कितनी आई 4 आ गई, तो करेक्ट आंसर होगा B 4। Next, if the prices of all commodities in a place have increased 1.2 times in comparison to the base period, the index number of prices of that place now is। करंट ईयर का पूछ रहा है। देखो बेस पीरियड के लिए हम हमेशा वैल्यू कितनी लेते हैं बेटा 100 लेते हैं। कह रहा है कि करंट ईयर में जो करंट प्राइस है वो इससे 1.2 टाइम्स 25 टाइम्स है, मतलब 1.25 गुना है इससे।
ठीक है। तो इसका मतलब अगर हम 100 का 1.25 निकालें तो 125 आएगा, और बेस पीरियड में मेरे पास वैल्यू थी 100। हमेशा याद रखना कि जब भी हम इस क्वेश्चन में बात करेंगे, मतलब इस पैटर्न के क्वेश्चन में बात करेंगे, 1.25 टाइम्स मतलब उतने से बढ़ रहा है, उतने तक नहीं बढ़ रहा है। अगर उतने तक बढ़ता तब हमारी करंट प्राइस कितनी होती, 125। बट उतने से बढ़ रहा है मतलब 125 से बढ़ रहा है, और पहले कितना था, 100 था। तो टोटल कितना रहा होगा हमारा करंट प्राइस, 225। क्लियर। तभी तो हम कह रहे हैं कि अगर इसमें से बेस ईयर 100 है तो बेस ईयर के कंपैरिजन में ये वैल्यू मेरी बढ़ी 1.25 टाइम्स। होपफुली पॉइंट क्लियर होगा। हमेशा क्वेश्चन में याद रखना कि जब भी इस पैटर्न पे क्वेश्चन होता है तो हमारा बेस पीरियड हमेशा 100 होता है, एंड ये माना जाता है कि उतने टाइम से या उतने परसेंटेज से बढ़ रहा है। यहाँ टर्म हमेशा यूज़ होता है बाई। तो बाई मतलब क्या होता है कि 100 प्लस जितने टाइम्स बढ़ा उसको ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी करंट वैल्यू। क्लियर। तो करंट वैल्यू कितनी होगी, C225। नेक्स्ट, if the index number of prices at a place in 1994 is 250 with 1984 as base year, then the prices have increased on an average by, देख लो ये कह रहा है कि 1984 में अगर हम बेस ईयर ले रहे तो 100 होगा, और 1994 में जो प्राइस है वो है 250। तो अगर परसेंटेज चेंज निकाले तो सीधे कैसे निकालेंगे, 250 माइनस 100 होल डिवाइडेड बाय बेस ईयर से कंपैरिजन करना है, तो ये कितना आ जाएगा, 150% आएगा ना। करेक्ट आंसर होगा बी, 150%। अब हम नहीं चाहते कि एग्ज़ाम में तुम लोग को इतना फॉर्मूला अप्लाई करना पड़े, क्योंकि एग्ज़ाम में ना इतना टाइम नहीं होता एमसीक्यूज़ के लिए। तो बस सिंपली अगर हम 250 में देखें तो 100 हमारा क्या हो गया, बेस ईयर हो गया, मतलब 100 से कितना बड़ा होगा, 1.5 टाइम्स बड़ा होगा, या हम कह सकते हैं 150% से बढ़ा होगा। तो 150% कितना हो जाएगा, 150, और प्लस बेस ईयर है 100 तो 250 आ गया। क्लियर। करेक्ट आंसर होगा बी, 150%। नेक्स्ट, if the prices of all commodities in a place have decreased 35% over the base period, then the index number of prices of that place is now, अगर बेस ईयर में 100 है और वो कितने से घटा है, यहाँ देखो have decreased 35%, मतलब ये 35% से अगर हम इसको घटा दें, मतलब 35 से घटाएंगे तो हमारे पास करंट प्राइस कितनी हो गई बेटा, 65 हो गई। करेक्ट आंसर होगा सी, 65। नेक्स्ट, लिंक रिलेटिव इंडेक्स नंबर इज एक्सप्रेस्ड फॉर पीरियड एन इज, हमने बताया कि चाहे प्राइस रिलेटिव की बात करें चाहे लिंक रिलेटिव की बात करें, फॉर्मूला तो सेम ही है, Pn डिवाइडेड बाय P0 मल्टीप्लाई बाय 100। बस लिंक रिलेटिव में क्या होता है कि हर साल जो बेस ईयर है वो सक्सेसिव प्रीवियस ईयर का होता है। बट हमारे पास जो ऑप्शन दिया है, ऑप्शन में हमारे पास ऐसा नहीं दिया है, तो हम इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं, Pn डिवाइडेड बाय Pn-1, मतलब ये तो करंट ईयर हो गया और ये लास्ट ईयर हो गया, और ये मेरे पास फॉर्मूला दिया है, तो करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, फिशर्स आइडियल इंडेक्स की बात करें तो नो डाउट ये क्या है, लास्प्रेज इंडेक्स मल्टीप्लाई बाय पैशेज इंडेक्स का ज्योमेट्रिक मीन है, जो कि ऑप्शन ए में दिया है, तो करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट अकॉर्डिंग टू फिशर इज, अब फैक्टर रिवर्सल टेस्ट में तो ये होता है ना कि किसके बराबर आता है, V01 के बराबर आता है, जिसकी बेसिकली वैल्यू होती है समेशन Pn-Qn डिवाइडेड बाय समेशन P0-Q0। ठीक है, और ये हमारे पास ऑप्शन बी में दिया है, तो करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, मार्शल एचवर्थ इंडेक्स फॉर्मूला आफ्टर इंटरचेंज ऑफ Q एंड P इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ, हमने इसका फॉर्मूला भी तुम लोगों को बताया हुआ है, क्वांटिटी इंडिसेस का भी बताया है, प्राइस इंडिसेस का भी बताया है। अगर ये क्वांटिटी इंडिसेस पूछ रहा है तो सिंपली क्या हो जाएगा, Qn डिवाइडेड बाय Q0, और मार्शल एचवर्थ में जो हम लोग बेस लेंगे वो किसको लेंगे, P0 प्लस Pn को, और डिनोमिनेटर में भी यही होगा। ये देखो हमारे पास ऑप्शन ए में दिया है, तो करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, हमारे पास वैल्यूज़ दी हुई है समेशन Pn-Qn, समेशन P0-Q0, पैशेज इंडेक्स नंबर दिया है, डॉर्बिश बॉलेज मेथड दिया हुआ है, और फिशर आइडियल इंडेक्स नंबर पूछा है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो अगर हमसे डॉर्बिश और बॉलेज इंडेक्स नंबर की वैल्यू दी हुई है, तो डॉर्बिश एंड बोले इंडेक्स नंबर किसके बराबर होता है बेटा, लास्प्रेस प्लस पैशेज डिवाइडेड बाय 2 के, और फिशर आइडियल इंडेक्स क्या होता है, अंडर रूट लास्प्रेस मल्टीप्लाई बाय पैशेज। तो कॉमन है ना, तो बहुत ही सिंपली इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो अगर हम लोग बोलेज इंडेक्स नंबर की बात करें तो ये कितना दिया है बेटा, 145 दिया है, मेरे पास लास्प्रेस की वैल्यू नहीं दी है, बट पैशेज की तो वैल्यू दी हुई है, डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये हो जाएगा 290 इज इक्वल टू लास्प्रेस प्लस 150, और यहाँ से मेरे पास लास्प्रेस की वैल्यू आ जाएगी 140। ठीक है, बाकी हमें कुछ यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है, सीधे सीधे फिशर्स आइडियल इंडेक्स नंबर की बात करें तो ये हो जाएगा अंडर रूट 140 मल्टीप्लाई बाय पैशेज ऑलरेडी दिया हुआ है 150, और इंटू 100 हम लोग लिखते ही हैं फॉर्मूले में। इसको सॉल्व कर लो, तो सॉल्व करके जो आंसर आएगा वो आएगा 144.9137, जो कि हमारे पास ऑप्शन में नहीं दिया, इसलिए करेक्ट आंसर होगा डी, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट,
कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर द ईयर 1957 was 313 with 1940 as a base year. The average monthly wages in 1957 of the workers into factory भी 160. Their real wages is. देखो इस क्वेश्चन को ना हम दो तरीके से तुम लोग को सॉल्व करके बताएंगे, क्योंकि हमने इसके लिए दोनों ही चीज़ें बताई हुई हैं। यहाँ देखो क्वेश्चन में हमारे पास दिया क्या है, पहले तो वो ड्राफ्ट कर लो। क्वेश्चन में हमारे पास जो ईयर दिया हुआ है, सबसे पहले दिया हुआ है 1940 जो कि बेस ईयर है, और फिर हमारे पास करंट ईयर दिया है 1947। मेरे पास जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स गिवन है 1940 का वो 100 है, और 1957 का बट ऑब्वियस ये गिवन है 313। जो वेजेस दिया हुआ है, क्या मेरे पास करंट ईयर का दिया है? हाँ, करंट ईयर का 160 दिया है, बट इस ईयर का नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो ये जो ईयर है इसको हम क्या कहेंगे? रियल वेजेस बोलेंगे, है ना। और ये मेरे पास क्या हो गई? करंट वैल्यू। याद है हम तुम लोग को एक टॉपिक पढ़ाए थे जिसमें हम तुम लोग को बताए थे डिफ्लेटिंग के बारे में, तो उसमें हमने जो फॉर्मूला बताया था वो बताया था रियल वेजेस इज इक्वल टू करंट वैल्यू डिवाइडेड बाय प्राइस इंडेक्स फॉर करंट ईयर। ये हमने तुम लोगों को फॉर्मूला बताया हुआ था। तो रियल वेजेस मेरे पास नहीं दिया हुआ है, बट क्या मेरे पास करंट वैल्यू दी हुई है? हाँ, दी हुई है 160। और मेरे पास क्या प्राइस इंडेक्स दिया है? प्राइस इंडेक्स कैसे निकालेंगे? PN डिवाइडेड बाय P0 करके। तो क्या मेरे पास PN की वैल्यू दी हुई है? हाँ, 313। और क्या मेरे पास P0 की वैल्यू दी हुई है? हाँ, दी हुई है, जो कि है 100। ये फॉर्मूला हमने बताया था। जब इसको तुम लोग सॉल्व करोगे तो तुम लोग के पास रियल वेजेस की वैल्यू आएगी 51.12, और यही हम लोगों के पास आंसर भी है। ठीक है, तो एक तो ये तरीका हो गया कि सीधे डिफ्लेटिंग का जो हमने तुम लोग को फॉर्मूला बताया था, रियल वेजेस और डिफ्लेटेड वैल्यू, उसका फॉर्मूला अप्लाई करके कैलकुलेशन कर लो। या देखो एक दूसरा तरीका भी है जो कि बहुत सिंपल तरीका है। हम कह रहे हैं कि हमें जब हमारा इंडेक्स नंबर 313 था तो वेजेस मिल रहा है 160, तो 100 पे कितना मिल रहा होगा या कितना मिलना चाहिए? तो सिंपली यहाँ हम क्या कर सकते हैं कि 160 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 313। कैसे किए हैं ये समझो कि अगर हमारे पास जो वेजेस है वो 160 है 313 के टाइम, तो 100 के टाइम कितना वेजेस होना चाहिए? 51.12। ठीक है, तो दोनों में से जो मेथड तुम लोगों को समझ में आए उससे तुम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो करेक्ट आंसर होगा बी, 51.12। नेक्स्ट, इफ समेशन P0 Q0 एंड समेशन PN Q0 गिवन है, हमसे कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स पूछ रहा है फॉर 1950 विथ रिस्पेक्ट टू बेस 1960। ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स का हमने ऑलरेडी तुम लोगों को फॉर्मूला बताया हुआ है। हमने बताया था कि कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स में जो हमारे पास दो फॉर्मूला है, पहला फॉर्मूला हम एक बार तुम लोग को रिवाइज करा दे रहे हैं, फॉर्मूला तो नहीं बताएंगे क्योंकि वो अगर तुम लोग को देखना है तो कॉन्सेप्ट क्लास में जा करके देख सकते हो, या अपने नोट्स जो तुमने बनाए हैं वो देख सकते हो। इसमें पहला हमारे पास था एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड, जिसमें जो हमारा फॉर्मूला था वो किसके बराबर था? लैस्प्रेस मेथड के। और दूसरा था फैमिली बजट मेथड, इसमें जो हमारे पास फॉर्मूला आ रहा था वो किसके बराबर था? वेटेड एवरेज प्राइस रिलेटिव मेथड के। अब क्योंकि इन दोनों मेथड को हमने बहुत डिटेल में सॉल्व करवाया हुआ है तो नो डाउट तुम लोग को फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब यहाँ जो हमारे पास वैल्यूज़ गिवन है वो तो लैस्प्रेस मेथड की ही वैल्यू है ना, तो नो डाउट यहाँ पे जो हमें कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स निकालना है वो किस फॉर्मूले से निकालेंगे? फर्स्ट फॉर्मूले से, जो कि है एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड। और हमारे पास फॉर्मूला है PN Q0 डिवाइडेड बाय समेशन P0 Q0 मल्टीप्लाई बाय 100। और सिंपली हम क्या करेंगे? फॉर्मूले पे वैल्यू पुट कर देंगे, जो कि आएगा 3850 डिवाइडेड बाय 3500 मल्टीप्लाई बाय 100। बस जब हम इससे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 110, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। ठीक, नेक्स्ट, फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल बाय द मेथड ऑफ रिलेटिव्स यूजिंग अरिथमेटिक मीन द प्राइस इंडेक्स नंबर इज। अब क्योंकि यहाँ मेरे पास जो प्राइस दिया है बेटा, एक तो बेस प्राइस दिया हुआ है, एक करंट प्राइस दिया हुआ है। ठीक है, तो सिंपल हम यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? सिंपल रिलेटिव का। मतलब अरिथमेटिक मीन तो यूज़ करना है, बट कौन सा करेंगे? वेटेड नहीं कर सकते क्योंकि वेट नहीं दिया है। तो सिंपल में सिंपल रिलेटिव प्राइस इंडेक्स नंबर हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अब देखो तुम लोगों के लिए हम यहाँ पे क्वेश्चन लिख दे रहे हैं कि हमारे पास जो P0 दिया हुआ है कमोडिटी है, पहली कमोडिटी वीट है, फिर मिल्क है, फिर फिश है, और लास्ट में हमारे पास शुगर दिया हुआ है। वैसे अगर हम लोग करंट ईयर की बात करें तो 7, 10, 32, 12। और क्योंकि क्वेश्चन में हमसे कह रहा है सिंपल रिलेटिव प्राइस इंडेक्स नंबर यूज़ करना है यूजिंग अरिथमेटिक मीन, तो इसका फॉर्मूला तुम लोग को हम याद करा दें।
इसका फॉर्मूला था समेशन P1 डिवाइडेड बाय P0 इसके साथ मल्टीप्लाई बाय 100, मतलब इसका टोटल समेशन होगा होल डिवाइडेड बाय n। क्या मेरे पास P1 दिया है? हाँ। क्या मेरे पास P0 दिया है? हाँ। तो सीधे सीधे यहाँ पे करो ना, Pn डिवाइडेड बाय P0 मल्टीप्लाई बाय 100, एक करके बता दे रहे हैं, सीधे ही हो जाएगा 7 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 100, इसकी वैल्यू आएगी 140। फिर ऐसे नेक्स्ट सॉल्व करेंगे 125, देन नेक्स्ट करेंगे 128, देन लास्ट वन करेंगे 200। अब इसका टोटल हमें क्वेश्चन में चाहिए जो कि आ रहा है 593। तो ये हो जाएगा 593 और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है बेटा? 4, मतलब जो कमोडिटीज़ हैं कितनी है? 4 है। इसको सॉल्व करके हमारे पास फाइनल वैल्यू आएगी 148.25। ऑप्शन में देख लेते हैं कि ये आंसर कहाँ दिया है। देखो हमारे पास ऑप्शन बी दिया हुआ है 148.25, तो यही करेक्ट आंसर होगा। क्लियर? नेक्स्ट है फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 26 to 29 ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ईदर ट्रू और फॉल्स विथ योर चॉइस ऑफ द आंसर बाय राइटिंग F फॉर फॉल्स। जो ट्रू होगा उसके आगे कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है और जो फॉल्स होगा उसके आगे लिखना होगा। लिखा है कि बेस ईयर क्वांटिटीज आर टेकन एज वेट्स इन लास्प्रेस इंडेक्स नंबर। यस, लास्प्रेस में हम लोग किसको वेट लेते हैं? Q0 को, वही चीज़ पूछा है। फिशर्स आइडियल इंडेक्स इज इक्वल टू अरिथमेटिक मीन ऑफ लास्प्रेस एंड पैशेज इंडेक्स नंबर। नो, फॉल्स, क्योंकि ये अरिथमेटिक मीन नहीं होता बेटा, ये ज्योमेट्रिक मीन होता है। लास्प्रेस इंडेक्स नंबर फॉर्मूला डज नॉट सेटिस्फाई टाइम रिवर्सल टेस्ट। हाँ, अगर लास्प्रेस की बात करेंगे ना तो ये टाइम रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई करता है, ना फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई करता है। क्लियर? तो अगर देखा जाए तो पहला और तीसरा स्टेटमेंट ट्रू है और सेकेंड स्टेटमेंट फॉल्स था। नेक्स्ट, करंट ईयर क्वांटिटीज आर टेकन एज वेट इन पैशेज प्राइस इंडेक्स नंबर। यस, ये हम तुम लोगों के रेफरेंस के लिए लिख दे रहे हैं कि ये ट्रू होगा, क्योंकि अगर हम लोग पैशेज की बात करें तो पैशेज में तो हम लोग यही लेते थे ना, QN। नेक्स्ट है एजवर्थ मार्शल्स इंडेक्स नंबर फॉर्मूला सेटिस्फाइज टाइम रिवर्सल टेस्ट। हाँ, ये टाइम रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई करता है और हमने मेंशन भी किया था। द अरिथमेटिक मीन ऑफ लास्प्रेस एंड पैशेज नंबर इज कॉल्ड बाउलेज इंडेक्स नंबर। हाँ, ये भी हम बताए थे ऑलरेडी कि डॉर्बिश एंड बॉलेज में क्या होता है? लास्प्रेस प्लस पैशेज डिवाइडेड बाय 2, अरिथमेटिक मीन लिखाते हैं। नन ऑफ दीज, तो इसमें कोई भी स्टेटमेंट फॉल्स नहीं है। नेक्स्ट है करंट ईयर प्राइसेस आर टेकन एज वेट इन पैशेज इंडेक्स क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। हाँ, अगर हम लोग पैशेज के क्वांटिटी इंडेक्स नंबर की बात करें तो इसमें हम लोग वेट किसको लेते हैं? PN को। फिशर्स आइडियल इंडेक्स फॉर्मूला satisfies factor reversal test. Yes, it satisfies factor reversal test as well as time reversal test. तो सही है स्टेटमेंट। The sum of the quantities of the base period and current period is taken as a weight in Laspeyres index number. No, अगर हम लोग Laspeyres quantity index number की बात करें तो उसमें हम लोग बेस ईयर को प्राइस लेते हैं, मतलब जो बेस ईयर प्राइस है उसको वेट लेते हैं, सॉरी। और अगर लास्प्रेस प्राइस इंडेक्स की बात करें तो उसमें क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर को वेट लेते हैं। क्लियर? क्या सम को लेते हैं? नहीं। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया बेटा? फॉल्स हो गया। देन नेक्स्ट हमारे पास स्टेटमेंट है सिंपल एग्रीगेटिव एंड सिंपल ज्योमेट्रिक मीन ऑफ प्राइस रिलेटिव फॉर्मूला सेटिस्फाइज सर्कुलर टेस्ट। हाँ, सिंपल एग्रीगेटिव तो करता ही है और सिंपल रिलेटिव में ज्योमेट्रिक मीन करता है, वैसे वेटेड में भी ज्योमेट्रिक मीन करता है। तो करेक्ट आंसर है ये, ट्रू होगा। नेक्स्ट, बेस ईयर प्राइसेस आर टेकन एज वेट इन लास्प्रेस क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। यस। फिशर्स आइडियल इंडेक्स फॉर्मूला ओबेस टाइम रिवर्सल एंड फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। यस। तो इसमें कोई भी स्टेटमेंट फॉल्स नहीं है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रेलेवेंट है। इन 1980 द नेट मंथली इनकम ऑफ द एम्प्लॉय वॉज 800 पर मंथ। जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है 160 का, वो है 1980 का है 160। इट राइजेस टू 200 इन 1984। इफ़ ही हैज़ टू बी राइटली कंपनसेटेड तो एडिशनल DA उसको कितना मिलना चाहिए? देखो इस क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करना ना, कौन कौन सा ईयर दिया है वो लिखो। 1980 दिया है बेस और 1984 दिया है करंट। क्या इसमें हमें कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स दिया है? हाँ दिया है। 1980 का दिया हुआ है 160 और 1984 का दिया हुआ है 200। अच्छा, अब क्या मेरे पास वेजेस भी दिया हुआ है? हाँ, अगर हम लोग 1980 की बात करें तो हमारे पास वेजेस 800 दिया है और करंट वैल्यू जो होगी वेजेस की वो नहीं दी है क्वेश्चन में। तो अगेन यहाँ पे तुम लोग क्वेश्चन दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो। एक, हमने रियल वेजेस का ये डिफ्लेटेड वैल्यू की फॉर्मूला बताया है ना, तो ये हो जाएगा 800 इज इक्वल टू करंट वैल्यू डिवाइडेड बाय 200 और न्यूमरेटर में लिख सकते हैं 160, कर सकते हैं ना। तो इससे मेरे पास करंट वैल्यू जो आएगी ना वो आएगी 1000, कि मेरे पास करंट वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 1000। ठीक,
तो वेजेस अगर 800 है और कह रहा है कि करंट वैल्यू 1000 होनी चाहिए, तो दोनों का डिफरेंस कितना है 200। आप 200 क्या दे दोगे, डियरनेस अलाउंस दे दोगे, सो दैट जो वैल्यू डिफ्लेट हो रही है, मतलब रुपीज़ की जो वैल्यू डिफ्लेट हो रही है उसको एम्प्लॉय रिकवर कर पाए। क्लियर? तो एक तो सीधे सीधे ये फॉर्मूले पे ही वैल्यू आपकी बेस्ड हो गई। दूसरा तरीका क्या है वो भी देख लो। जो सीधा सीधा तरीका है कि अगर हमारे पास 160 CPI पे 800 वेजेस है तो 200 पे कितना होना चाहिए, 200 मल्टीप्लाई बाय, ऐसे ना होता है 200 मल्टीप्लाई बाय 800 डिवाइडेड बाय 160। ठीक, इससे भी मेरा आंसर 1000 ही आएगा। तो ये कह रहा है कि 1000 में अगर 800 वेजेस आपको मिल ही रहा है तो बाकी 200 आपको क्या मिलना चाहिए, एडिशनल डियरनेस अलाउंस मिलना चाहिए, सो दैट आपको राइटली कंपनसेट किया जा सके, मतलब जो आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो मेंटेन किया जा सके। तो करेक्ट आंसर होगा सी 200। अगर तुम लोग को कन्फ्यूजन हो रही है तो सीधे सीधे डिफ्लेटेड वैल्यू या रियल वेजेस का जो हमने फॉर्मूला बताया वही फॉर्मूला यहाँ सीधे अप्लाई कर देना। नेक्स्ट, द सिंपल एग्रीगेटिव फॉर्मूला एंड वेटेड एग्रीगेटिव फॉर्मूला किसको सेटिस्फाई करता है, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को, सर्कुलर टेस्ट को, यूनिट टेस्ट को, नन ऑफ दीज को। हमने बताया भी था सर्कुलर टेस्ट को सिंपल एग्रीगेटिव फार्मूला तो सेटिस्फाई करता है, और वेटेड एग्रीगेटिव फार्मूले में जो फिक्स्ड वेट होगा उसके बेसिस पे सर्कुलर टेस्ट सेटिस्फाइड होगा। नेक्स्ट, फिशर्स आइडियल इंडेक्स इज द ओनली फार्मूला विच सेटिस्फाई टाइम रिवर्सल टेस्ट, सर्कुलर टेस्ट, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, ए एंड सी बोथ। अगर देखा जाए तो ये टाइम रिवर्सल को भी करता है, फैक्टर रिवर्सल को भी करता है, बट सर्कुलर टेस्ट को सेटिस्फाई नहीं करता। नेक्स्ट, नाइदर लैस्परेज फॉर्मूला नॉर पैशेज फॉर्मूला ओबेज टाइम रिवर्सल, फैक्टर रिवर्सल, ये दोनों ही टेस्ट को ये ओबे नहीं करता। ये हमने बहुत बार बताया, बट ये दोनों ही मेथड यूनिट टेस्ट को ओबे करता है, जो कि ऑप्शन बी और सी में दिया है। इसीलिए करेक्ट आंसर क्या होगा, ए होगा। नेक्स्ट, बाउलेज इंडेक्स नंबर इज 150, फिशर्स इंडेक्स नंबर इज 149.95, पैशेज इंडेक्स नंबर इज, अब यहाँ पे भी देखो, अगर हम लोग बाउलेज की बात करें तो ये है लैस्परेज प्लस पैशेज डिवाइडेड बाय 2, और फिशर्स क्या था, अंडर रूट लैस्परेज मल्टीप्लाई बाय पैशेज मल्टीप्लाई बाय 100, है ना। तो क्या हम इससे पैशेज इंडेक्स नंबर निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन तुम लोग सेल्फ ट्राई के लिए रखो, एंड अगर ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, हम इसका आंसर टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देंगे, वहाँ से तुम लोग बहुत ही ईजिली इसको कॉपी कर पाओगे। नेक्स्ट, with the base year 1960 the cost of living index in 1972 stood at 250. X was getting a monthly salary of rupees 500 in 1960 और 750 मिल रहा था 1972 में। In 1972 to maintain his standard of living in 1960 X has to receive an extra allowance of, अगेन देखो सेम पैटर्न पे क्वेश्चन है डिफ्लेटेड वैल्यू वाला। तो हमारे पास जो ईयर दिया हुआ है वो दिया है 1960, 1972, हमारे पास कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 1972 का दिया हुआ है 250, तो बट ऑब्वियस 1960 का कितना होगा, 100 होगा। अब 1960 में जो हमारे पास मंथली सैलरी थी वो 500 थी, और 1972 में कितनी होगी, 750। ठीक है, तो अब क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में हमसे यही चीज़ पूछ रहा है कि हम कितना एक्स्ट्रा अलाउंस दें, तो हम मान लें कि हमारे पास करंट वैल्यू नहीं दी है, मतलब एग्जैक्ट करंट वैल्यू नहीं दी हुई है। हमारे पास रियल वेजेस दिया हुआ है 500, हमारे पास करंट वैल्यू मान लेते हैं अभी फिलहाल नहीं दिया है, डिवाइडेड बाय पी कितना है 250 और P0 कितना है 100। इससे जब तुम लोग करंट वैल्यू निकालोगे ना क्रॉस मल्टीप्लाई करके, 500 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ लिख दे रहे हैं 500 मल्टीप्लाई बाय 250 होल डिवाइडेड बाय 100, तो इससे मेरे पास करंट वैल्यू आएगी 1250। अभी फिलहाल अगर देखा जाए तो एक्स को जो सैलरी मिल रही है वो मिल रही है ओनली 750, मिलनी कितनी चाहिए 1250। अगर हम 1960 से कंपैरिजन करें, 1960 में जैसे उसको 500 रुपीज़ मिल रहा था, तो ओवरऑल 1972 में एज पर कॉस्ट ऑफ प्राइस इंडेक्स उनको मिलना चाहिए 1250, बट ओवरऑल मिल कितना रहा है, ओनली 750। तो ये जो 500 का डिफरेंस है ना, ये एक्स्ट्रा अलाउंस अगर उनको मिल जाए तो वो सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन कर पाएंगे। तो करेक्ट आंसर होगा बी 500। नेक्स्ट है, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, हमारे पास देखो कमोडिटी दी हुई है ABCD, हमारे पास बेस ईयर का डेटा दिया है, करंट ईयर का डेटा दिया है। क्या हम फिशर्स आइडियल इंडेक्स पे का कैलकुलेशन कर सकते हैं, बहुत ईजिली कैलकुलेशन कर सकते हैं, क्योंकि इसका फॉर्मूला हमें पता है और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सारी वैल्यूज़ दी हुई हैं। तो ये क्वेश्चन का हमसे तुम लोग को फॉर्मूला बता रहे हैं कि अगर हम लोग फिशर आइडियल इंडेक्स की बात करें तो इसका फॉर्मूला है अंडर रूट समेशन PN Q0 डिवाइडेड बाय समेशन P0 Q0, ये लैस्परेज मेथड हो गया, मल्टीप्लाई बाय समेशन PN QN डिवाइडेड बाय समेशन P0 QN, अगेन ये पैशेज की बात हो गई, मल्टीप्लाई बाय 100। और यहाँ क्वेश्चन में अगर देखोगे तो हमारे पास P0 भी दिया हुआ है, Q0 भी दिया है, PN दिया हुआ है, QN दिया हुआ है।
बस सिंपली आप सारी वैल्यूज़ मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट कर लोगे, या हम ये बता देते हैं कि PNQ0 का समेशन करेंगे तो वैल्यू आएगी 63, P0Q0 का समेशन करेंगे तो वैल्यू आएगी 52, PNQN का समेशन करेंगे वैल्यू आएगी 59 एंड P0QN का समेशन करेंगे वैल्यू आएगी 52। और फाइनली जब आप लोग इसको सॉल्व करोगे अंडर रूट को, तो इसकी वैल्यू आनी चाहिए 1.1724 मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे तो फाइनल आंसर आएगा 117.3। बेसिकली राउंड ऑफ किया है तो उसके बेसिस पे करेक्ट आंसर आएगा ए। नेक्स्ट, विच स्टेटमेंट इज फॉल्स? द चॉइस ऑफ सूटेबल बेस पीरियड इज एट बेस्ट अ टेम्प्ररी सोल्यूशन। नो डाउट ये टेम्प्ररी सोल्यूशन ही है। क्यों? क्योंकि हमने पहले भी बताया था कि अगर मान लो आपने 2002 को बेस ईयर लिया है फॉर 2012, तो आगे जैसे जैसे आपका करंट ईयर चेंज होगा आपको बेस ईयर भी अपडेट करना पड़ेगा। रीज़न बीइंग कि बहुत पुराना अगर ओल्ड अगर आप बेस ईयर कंसिडर कर रहे हो तो कहीं ना कहीं उसके बेसिस पे आप करेक्ट कंपैरिजन नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट है, द इंडेक्स नंबर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ एवरेज। यस, ये स्पेशल टाइप ऑफ एवरेज ही है जिसमें हम कई बार अरिथमेटिक मीन भी यूज़ करते हैं और कई बार ज्योमेट्रिक मीन भी यूज़ करते हैं। दोज इज नो सच थिंग एज वेटेड अनवेटेड इंडेक्स नंबर। क्या अनवेटेड इंडेक्स नंबर नहीं है? हमने तो सिंपल का फॉर्मूला बताया है ना, सिंपल के केस में एग्रीगेटिव भी बताया, एवरेज प्राइस मेथड भी बताया है। तो हमारे पास थर्ड स्टेटमेंट फॉल्स है। और लास्ट स्टेटमेंट भी देख लो, लिखा है थ्योरेटिकली ज्योमेट्रिक मीन इज द बेस्ट एवरेज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर। यस, हमने पहले भी बताया कि अगर हम ज्योमेट्रिक मीन की बात करें तो मोस्ट एप्रोप्रिएट मेथड तो ये नहीं है, बट हाँ बेस्ट मेथड जरूर है। तो एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ। अब अगर हम लोग फैक्टर रिवर्सल टेस्ट की बात करें तो इसका फॉर्मूला था P01 मल्टीप्लाई बाय Q01 इज इक्वल टू V01। ठीक है, और फाइनली जो हमारे पास V01 की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? समेशन PN QN होल डिवाइडेड बाय समेशन P0 Q0। और ये हमारे पास ऑप्शन ए में दिया हुआ है तो करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, सर्कुलर टेस्ट इज सैटिस्फाइड बाय लैस्प्रेज मेथड, पैशेज मेथड नो, द सिंपल ज्योमेट्रिक मीन ऑफ प्राइस रिलेटिव यस, एंड द वेटेड एग्रीगेटिव विद फिक्स वेट यस। ये दो ही ऐसे मेथड हैं जो सर्कुलर टेस्ट को सैटिस्फाई करते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा? सी। नेक्स्ट, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा फॉर 5 ग्रुप्स कंबाइंड। देखो हमारे पास वेट दिया हुआ है और हमारे पास इंडेक्स नंबर दिया है। इंडेक्स नंबर मतलब क्या हो गया कि ये प्राइस इंडेक्स नंबर की बात करें तो क्या हम जर्नल इंडेक्स नंबर निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। जर्नल इंडेक्स नंबर का जो फॉर्मूला होगा वो होगा समेशन प्राइस इंडेक्स वेट होल डिवाइडेड बाय समेशन वेट। आप देखो क्योंकि मेरे पास प्राइस इंडेक्स नंबर दिया है, मेरे पास वेट दिया हुआ है, तो आप लोग सीधे सीधे इसको P मान लो, इसको W मान लो। एक आप लोग कैलकुलेट करोगे PW का मल्टीप्लिकेशन, उसका टोटल, और एक वेट का टोटल। ठीक, जब हम लोग PW मल्टीप्लाई करेंगे ना 425 मल्टीप्लाई बाय 35, कैलकुलेटर अलाउड है, सीधे सीधे कैलकुलेटर से आप इसका कैलकुलेशन कर लो। जब पूरा कैलकुलेशन करके टोटल निकालोगे तो टोटल वैल्यू आएगी 26920 एंड जब हम वेट का टोटल निकालेंगे तो ये आएगा 100। तो अब हम क्या जर्नल इंडेक्स नंबर निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। 26920 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे, हमारे पास जो फाइनल वैल्यू आएगी वो आएगी 269.2। दैट इज करेक्ट आंसर होगा बी। Next, from the following data with 1966 as base year, the price per unit of commodity A। अब क्योंकि commodity A की प्राइस पूछा है, हमारे पास क्वांटिटी दी है, हमारे पास वैल्यू दी है, और हमने बताया कि वैल्यू किसके बराबर होती है बेटा? प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी के। तो अगर हमारे पास वैल्यू दी हुई है 500, प्राइस नहीं दी है बट क्वांटिटी दी है 100, तो प्राइस हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? सिंपली 500 डिवाइडेड बाय 100 करके। और क्योंकि हमसे कमोडिटी ए की ही प्राइस पूछी है तो प्राइस हो जाएगी पर यूनिट 5 रुपीज़। Next, the index number in wholesale prices is 152 for August 1999 compared to August 1998. During the year, there is net increase in prices of wholesale commodities to the extent of। अब अगर 1998 को हम बेस ईयर ले रहे तो 100 था और 100 से 152 हो गया, तो नो डाउट यहाँ से 52% बढ़ाना। अगर 252 होता तब 152% बढ़ता। ठीक, तो मेरे पास ऑप्शन दिया हुआ है 52%, करेक्ट आंसर होगा सी। द वैल्यू इंडेक्स इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ, बहुत बार बता दिया फॉर्मूला तो, कि समेशन PN/QN डिवाइडेड बाय समेशन P0/Q0 होगा एंड मल्टीप्लाई बाय 100। और अगर देखोगे ना तो ये मेरे पास ऑप्शन ए में दिया है। नेक्स्ट, परचेजिंग पावर ऑफ मनी इज रेसिप्रोकल ऑफ प्राइस इंडेक्स, इक्वल टू प्राइस इंडेक्स, अनइक्वल टू प्राइस इंडेक्स। अगर हम लोग परचेजिंग पावर ऑफ मनी की बात करें तो ये हमेशा प्राइस इंडेक्स का, जैसे प्राइस इंडेक्स क्या है? PN डिवाइडेड बाय P0 है ना, तो उसका रेसिप्रोकल अगर करेंगे P0 डिवाइडेड बाय PN, तब ये आएगा हमारा परचेजिंग पावर। तो करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट,
The price level of a country in a certain year has increased 25% over the base period. The index number is, अगर base period हमारा 100 है और कह रहा है कि increased हुआ है 25%, ओनली, यहाँ देखो स्पेशली मेंशन किया ओनली 25%, तो पहले अगर 100 था तो अब कितना हो गया होगा 25%, मतलब सीधे सीधे इसका 25, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो मेरे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी 125. करेक्ट आंसर होगा बी 125. नेक्स्ट, द इंडेक्स नंबर ऑफ प्राइजेस एट अ प्लेस इन 1998 इज 355 विथ 1991 एज बेस. इसका क्या मतलब है, अगर 1991 में बेस 100 था और अब 355 है तो कितना परसेंट चेंज हुआ, क्या हम कैलकुलेट कर सकते हैं? वैसे तो हमने बताया कि पूरा कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल हम यहाँ तुम लोग को फिर से कैलकुलेट करके बता दे रहे हैं कि अगर हमें दिस माइनस दिस अगर हम करें, होल डिवाइडेड बाय ये बेस ईयर का वैल्यू है मल्टीप्लाई बाय 100, तो मेरे पास आ जाएगा 255%. तो सीधे सीधे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ए, कि ओवरऑल जो इंक्रीज़ है वो कितना है 255%. और तब से हम यही बता रहे हैं कि अगर 100 का 255% निकालोगे तो कितना आएगा 255 आएगा, और उसको 100 में ऐड कर दोगे तो मेरे पास वैल्यू आ जाती है करंट ईयर की. नेक्स्ट, if the prices of all commodities in a place have increased 1.25 times in comparison to the base period, तो आज की डेट का इंडेक्स नंबर क्या होगा? अगर मेरा बेस ईयर का वैल्यू है 100 तो इसका 1.25 इज 125 एंड 125 से बड़ा है बाई पहले कितना था 100, तो ओवरऑल आज की वैल्यू कितनी होगी 225 होगी, तभी तो मानेंगे 1.25 टाइम्स बड़ी है. तो करेक्ट आंसर होगा सी. नेक्स्ट, the wholesale price index for agricultural commodities in a given region at a given date is 280. The percentage increase in prices of agricultural commodities over the base year is, देख लो अगर बेस ईयर में 100 था और आज की डेट में 280 है तो हमने पहले बता दिया, सीधे सीधे क्या बोलेंगे कि 180% बढ़ा है. कैसे? अगर 100 का 180% निकालो तो वैल्यू कितनी आएगी 180, और 180 में 100 ऐड कर देंगे तभी तो टोटल वैल्यू 280 आएगी. तो करेक्ट आंसर होगा सी 180. नेक्स्ट, if now the prices of all commodities in a place have been decreased by 35% over the base period prices, then the index number of prices for the place is now. अगर हमारे पास बेस पीरियड की वैल्यू 100 थी और वो कितने से डिक्रीज हो रहा है बाय 35%, 35% से डिक्रीज हो गया तो इसका कितना वैल्यू हो गया 35 हुआ ना 35%. तो अभी तक हम क्या कर रहे थे, ऐड कर रहे थे, अब क्या करेंगे माइनस कर देंगे तो मेरे पास करंट ईयर की वैल्यू आ जाएगी. क्लियर? याद रखना, अगर तुम लोग को कॉन्सेप्ट नहीं भी समझ में आ रहा है तो जैसे हमने इसमें बताया कि हम परसेंटेज वाला बताते हैं, जैसे 1.25 टाइम्स है तो 100 का हमने 1.25 निकाला तो मेरे पास वैल्यू कितनी आ गई 125. अब क्योंकि हमें इंक्रीज़ निकालना है तो हमने 100 ऐड कर दिया था, मेरे पास वैल्यू आ गई 225. वैसे डिक्रीज़ के केस में क्या करोगे, बेस ईयर 100 है मल्टीप्लाई बाय 35%, ये कितना हो गया 35. तो अगर हम 100 में से 35 अब ऐड नहीं करेंगे, डिक्रीज हो रहा है ना, तो लेस कर देंगे, लेस करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी 65. इस तरीके से लर्न कर लो, जैसे सिंपल लगे वैसे समझ लो. नेक्स्ट, फ्रॉम द डेटा गिवन बिलो हमारे पास प्राइस रिलेटिव दिया हुआ है, हमारे पास वेट दिया हुआ है. क्या हम सूटेबल इंडेक्स नंबर निकाल सकते हैं? हाँ, क्योंकि समेशन प्राइस इंडेक्स वेट डिवाइडेड बाय समेशन वेट. प्राइस रिलेटिव ऑलरेडी दिया हुआ है, वेट ऑलरेडी दिया हुआ है, तो P और W को मल्टीप्लाई कर दो. मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 625, 134 एंड 750. इसका टोटल मेरे पास आ जाएगा 1509 और वेट का टोटल मेरे पास आएगा 10. बस अगर हम इंडेक्स नंबर निकालें तो सीधे सीधे हो जाएगा 1509 डिवाइडेड बाय 10 और वैल्यू आएगी 150.9. नेक्स्ट, बाउलेज इंडेक्स क्या होता है हमें पता है, लास्परेस प्लस पैशेस डिवाइडेड बाय 2, मतलब एवरेज अर्थमेटिक मीन होता है. तो करेक्ट आंसर होगा ए. नेक्स्ट, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा आपको सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स निकालना है. व्हाट इज सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स? सिंपल समेशन Pn डिवाइडेड बाय समेशन P0 मल्टीप्लाई बाय 100. क्या मेरे पास करंट प्राइजेस दी हुई हैं? हाँ दी हुई हैं. क्या मेरे पास बेस प्राइस भी दी हुई है? हाँ दी है. बस इसका समेशन निकालना है जो कि 235 आएगा और इसका समेशन निकालना है जो कि 212 आएगा. फॉर्मूले पे वैल्यू पुट कर दो, 235 डिवाइडेड बाय 212 मल्टीप्लाई बाय 100. जब इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू आएगी 110.85. राउंड ऑफ कर देते हैं बेसिकली, और इसमें हमने राउंड ऑफ नहीं किया, हमने एक वैल्यू कंसिडर की है, बट जर्नली हम लोग करते कितनी वैल्यू कंसिडर है? 2 वैल्यू, मतलब पॉइंट के बाद हमेशा 2 डिजिट कंसिडर किया जाता है. नेक्स्ट, विथ रिगार्ड टू लास्परेस एंड पैशेस प्राइस इंडेक्स नंबर्स, इट इज मेंटेन्ड दैट if the prices of all goods change in the same ratio,
the two indices will be equal for them, the weighing system is irrelevant. Or if the quantities of all goods change in the same ratio, they will be equal for them, the two weighing system are the same relatively. सीधे सीधे क्या कह रहा है कि लैस्परेज इंडेक्स में और पैशेज इंडेक्स में डिफरेंस क्या होता है कि इसमें हम वेट लेते हैं बेस ईयर को और इसमें हम बेस लेते हैं करंट ईयर को. बट यहाँ कह रहा है कि अगर आप प्राइस इंडिसेस के केस में सारी प्राइस को सेम कर दो एंड क्वांटिटी इंडिसेस में सारी क्वांटिटी को सेम कर दो, तो क्या दोनों से जो वैल्यू आएगी सेम आएगी? बिल्कुल, दोनों की वैल्यू सेम आएगी. लैस्परेज इज इक्वल टू पैशेज हो जाएगा. नेक्स्ट, द क्वांटिटी इंडेक्स नंबर यूजिंग फिशर्स फॉर्मूला सेटिस्फाइज. अब अगर हम लोग क्वांटिटी इंडेक्स नंबर की बात करें तो ये यूनिट टेस्ट को भी सेटिस्फाई करता है, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को भी, टाइम रिवर्सल टेस्ट को भी. बेसिकली फिशर फॉर्मूले की बात करो तो ये सारे टेस्ट को सेटिस्फाई करता है, इसीलिए सिर्फ सर्कुलर टेस्ट को सेटिस्फाई नहीं करता, पर पहले 3 टेस्ट को सेटिस्फाई करता है, इसलिए हम इसको आइडियल इंडेक्स मानते हैं. नेक्स्ट, फॉर कंस्ट्रक्टिंग कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स दैट इज CPI, मार्शल एडजवर्थ यूज़ होता है, पैशेज होता है, डॉर्बिश बॉलेज होता है, लैस्परेज होता है. हमने बताया भी है कि एक जो पहला फॉर्मूला था वो फॉर्मूला यही है, समेशन PN Q0 डिवाइडेड बाय समेशन P0 Q0, जो कि लैस्परेज मेथड के बराबर होता है. नेक्स्ट, द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स दैट इज CLI इज ऑलवेज, हमने 2 मेथड इसके बताए हैं. एक में हमने वेट लिया था Q0 को और दूसरे में वेट लिया था P0 Q0 को, तो नो डाउट ये क्या हो जाएगा, वेटेड इंडेक्स हो जाएगा. नेक्स्ट, द टाइम रिवर्सल टेस्ट इज नॉट सेटिस्फाइड टू. टाइम रिवर्सल टेस्ट को कौन सेटिस्फाई नहीं करता? ना लैस्परेज करता है ना पैशेज करता है, तो करेक्ट आंसर होगा C. नेक्स्ट, गिवन बिलो आर द डेटा ऑन प्राइजेस ऑफ सम कंज्यूमर गुड्स एंड द वेट्स अटैच्ड टू द वेरियस आइटम्स. कंप्यूट प्राइस इंडेक्स, आपको प्राइस इंडेक्स निकालना है फॉर द ईयर 1985, ठीक है, और 1984 को हम लोग बेस ले रहे हैं. तो बहुत सिंपल है, क्योंकि वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव निकालना है. इसका फॉर्मूला अगर देखो, P01 इज इक्वल टू समेशन PN डिवाइडेड बाय P0. हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, फिर मल्टीप्लाई करेंगे P0 Q0 से, और जो वैल्यू आएगी उसका समेशन करेंगे और होल डिवाइडेड बाय समेशन P0 Q0. क्या मेरे पास P0 दिया है? हाँ दिया है. क्या PN दिया है? हाँ दिया है. और क्या Q0 भी दिया है? हाँ दिया है. ठीक है, सबसे पहले तो हम लोग निकाल लेंगे PN डिवाइडेड बाय P0 मल्टीप्लाई बाय 100. कैसे निकालेंगे? 0.75 डिवाइडेड बाय 0.50 मल्टीप्लाई बाय 100, तो वैल्यू आएगी 150. इसी तरीके से हम लोग सारी वैल्यूज़ निकाल लें बेटा. सेकेंड वैल्यू निकालो 0.75 डिवाइडेड बाय 0.60, तो आएगा 125. बाकी भी आप लोग खुद से कैलकुलेट कर लो. 2.40 डिवाइडेड बाय 2, 120 आ रहा है. फिर 2.10 डिवाइडेड बाय 1.8 आएगा 116.67, राउंड ऑफ कर दिया, और 10 डिवाइडेड बाय 8 ये आ जाएगा 125. तो सबसे पहले आपकी ये वैल्यू आ गई. अब क्या करना है? P0 Q0 को मल्टीप्लाई करना है, तो P0 Q0 को मल्टीप्लाई कर लो. ये आएगा 1, 3, 8, 14.40 एंड 8. अब ये सारी वैल्यूज़ को इससे मल्टीप्लाई करोगे, मतलब ये मान लो A है और ये मान लो B है. हम नीचे लिख दे रहे हैं A मल्टीप्लाई बाय B कितना आएगा. 150 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना होगा? 150. ऐड करते चल रहे हैं. फिर 125 इंटू 3, 375. देन 120 मल्टीप्लाई बाय 8, ये हो जाएगा 960. देन 116.67 मल्टीप्लाई बाय 14.40, ये वैल्यू थोड़ी सी बड़ी आ रही है, 1680.048, हम राउंड में ही ले रहे हैं. 125 मल्टीप्लाई बाय 8, ये आ जाएगा 1000. तो अब हमें न्यूमरेटर में तो यही चाहिए था और डिनोमिनेटर में इसका टोटल चाहिए P0 Q0 का, जो कि आ रहा है 34.40. न्यूमरेटर में वैल्यू आ रही है 4165.048 और डिनोमिनेटर में वैल्यू आ रही है 34.40. इसको सॉल्व करके देखते हैं कि मेरे पास फाइनल आंसर कितना आ रहा है. मेरे पास जो फाइनल आंसर आ रहा है वो आ रहा है 121.0769. अगर ऑप्शन में देखोगे ना तो ऑप्शन में ये आंसर कहीं नहीं दिया है. हो सकता है कि कहीं एक बार चेक कर लेना कि हो सकता है कैलकुलेशन मिस्टेक कहीं हो. अदरवाइज जो मेरा आंसर आ रहा है वो आ रहा है
0769 और यही मेरे अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर भी है जो कि ऑप्शंस में नहीं दिया है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। अब फैक्टर रिवर्सल टेस्ट की बात करें तो क्या होता है, P01 मल्टीप्लाई बाय Q01 इज इक्वल टू V01 और ये हमारे पास ऑप्शन ए में दिया है। नेक्स्ट, इफ द 1970 इंडेक्स विद बेस 1965 इज 200 एंड 1965 इंडेक्स विद बेस 1960 is 150, the index 1970 on base 1960 will be। देखो सबसे पहले तो हमारे पास बेस क्या दिया है 1965, फिर बेस दिया है 1960 और लास्ट में भी 1960 बेस लेना है। अब देखो यहाँ हम लिख रहे हैं कि जब हमने 1965 को बेस लिया तो बेस 100 है और तब 1970 की वैल्यू कितनी थी 200, पहला है। फिर 1960 को बेस लिया तो 100 वैल्यू होगी और 1965 की वैल्यू कितनी दी हुई है बेटा 150। अब हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर हम 1960 को बेस ले लें तो बेस की वैल्यू तो 100 होगी, 1970 की वैल्यू क्या आएगी। यहाँ से देखो हम कह रहे हैं अगर 1965 की वैल्यू 100 है और 1970 की 200 है, अगर हम मान लें कि मेरे पास 1965 की वैल्यू 1 है तो 1970 की कितनी हो जाएगी 200 डिवाइडेड बाय 100। इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं होगा। और यहाँ देखो हमारा बेस सेम है, अगर बेस सेम है दोनों साल का तो इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं कि अगर 1965 की वैल्यू हम 1 ले लें तो मेरे पास 1975 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1970 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पहले दी हुई थी 200 डिवाइडेड बाय 100, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 150 से, यही वैल्यू दी है ना 150। तो इसको सॉल्व करके जो मेरे पास वैल्यू आएगी वो आएगी 300। तो अगर 1970 इंडेक्स की वैल्यू मेरे पास दी है 300 तो 1960 इंडेक्स की वैल्यू बेस ईयर कितनी होगी 100। क्लियर। और यही हमसे क्वेश्चन में पूछा था कि अगर हम बेस ले लें 1960 को तो 1970 में वैल्यू कितनी आएगी। तो वैल्यू कितनी आ रही है 300 आ रही है ना, बस यही करेक्ट आंसर होगा जो कि देखो ऑप्शन बी में दिया भी है। नेक्स्ट, सर्कुलर टेस्ट इज नॉट मेट बाय। सर्कुलर टेस्ट को ना तो लास्प्रेज मेट करता है, ना पैशेज और ना ही फिशर्स इंडेक्स, बट सिंपल ज्योमेट्रिक मीन करेगा, वेटेड एग्रीगेटिव करेगा विथ फिक्स्ड वेट। नेक्स्ट, मेरे पास बेस ईयर दिया है, करंट ईयर दिया है, हमसे वैल्यू रेशियो पूछा है कि हम वैल्यू रेशियो निकाल सकते हैं। हाँ, वैल्यू रेशियो कैसे निकलेगा, इसके और इसके लिए वैल्यू क्या हो जाएगा बेटा P0 Q0 कर दो और इसके लिए हो जाएगा PN QN। PN QN निकालेंगे, यह आएगा 12, 24, 18, 5, इसका टोटल आ जाएगा 59 और यहाँ होगा 12, 20, 14, 6 मल्टीप्लाई कर रहे हैं 52। अब वैल्यू रेशियो मतलब क्या है V01, V01 की वैल्यू क्या होगी समेशन PN QN डिवाइडेड बाय समेशन P0 Q0। ये दिया है 59, ये दिया है 52, बस आ गया, करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, द वैल्यू इंडेक्स इज इक्वल टू, वैल्यू इंडेक्स हमने बहुत बार बता दिया क्या होता है, समेशन होता है PN QN का डिवाइडेड बाय समेशन P0 Q0 का। तो पहला वाला तो नहीं हो सकता, मल्टीप्लाइड है, तीसरा भी नहीं हो सकता, प्लस है। बी देखो, द टोटल सम ऑफ वैल्यूज ऑफ अ गिवन ईयर, देखो करंट ईयर की वैल्यू डिवाइडेड बाय द सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ द बेस ईयर, तो करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, P01 मल्टीप्लाई बाय P10 इज इक्वल टू 1, जो कि ऑप्शन बी में दिया है। नेक्स्ट, इन 1996 द एवरेज प्राइस ऑफ अ कमोडिटी वॉज 20% मोर देन इन 1995 but 20% less than in 1994 and moreover it was 50% more than in 1997. To price relative using 1995 as base और बेस ईयर का वैल्यू में 100 लेना है, आपको डेटा रिड्यूस करके बताना है। देख लो मेरे पास 1994 का डेटा दिया है, 95 का, 96, 97, जिसमें से बेस ईयर हमने लिया 100, 1995 को। कह रहा है कि 1996 में 20% से ज़्यादा था, तो ये 120% हो जाएगा, मतलब 20% निकालोगे 100 का तो कितना आएगा 20, और 100 + 20 इज़ 120। 1994 में वैल्यू 20% लेस थी, तो इससे लेस करेंगे 20% तो 80 आ जाएगी। कैसे, 100 का 20 अगर परसेंट निकालोगे तो वैल्यू आएगा 20 और माइनस कर दोगे क्योंकि डिक्रीज़ हो रहा है। फिर 1997 में 50% ज़्यादा था तो 150 हो जाएगा, तो वैल्यू क्या हो जाएगी 150, 120, 180, और यही हमारे पास ऑप्शन ए में दिया है।
नेक्स्ट आपको फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा सीधे सीधे प्राइस इंडेक्स नंबर निकालना है, जो कि हो जाएगा समेशन पी एन डिवाइडेड बाय समेशन पी ज़ीरो मल्टीप्लाई बाय 100। देख लो, इसका समेशन निकाल लो 42 आएगा, इसका समेशन निकाल लो 31 आएगा। फॉर्मूले पे वैल्यू पुट कर दो 42 डिवाइडेड बाय 31 मल्टीप्लाई बाय 100। इसको सॉल्व करके जो मेरे पास वैल्यू आ रही है वो आ रही है 135.4838, और क्योंकि ऑप्शन में नहीं दिया इसलिए करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा हमें इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करना है बाय अनवेटेड मेथड। अनवेटेड मेथड हो गया सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, सिंपल मेथड यूज़ कर रहे हैं, मतलब P01 इज इक्वल टू समेशन Pn डिवाइडेड बाय समेशन P0 मल्टीप्लाई बाय 100। क्या मेरे पास Pn दिया है? हाँ। क्या मेरे पास P0 दिया है? हाँ। इसका टोटल निकालो 404 आएगा, इसका टोटल निकालो 346 आएगा। फॉर्मूले पे वैल्यू पुट कर दो 404 डिवाइडेड बाय 346 मल्टीप्लाई बाय 100। सॉल्व करने पे वैल्यू आ रही है 116.76, जो कि ऑप्शन ए में दी है। नेक्स्ट, बाउलेस प्राइस इंडेक्स क्या है बेटा? लास्प्रेज मेथड प्लस पैशेज मेथड डिवाइडेड बाय 2, दैट इज अरिथमेटिक मीन है लास्प्रेज और पैशेज का, जो कि हमारे पास ऑप्शन ए में दिया है। नेक्स्ट, फिशर्स आइडियल इंडेक्स नंबर किसके बराबर होता है? ज्योमेट्रिक मीन ऑफ लास्प्रेज एंड पैशेज मेथड। नेक्स्ट, द प्राइस इंडेक्स नंबर यूजिंग सिंपल ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द एन रिलेटिव इज गिवन बाय। अब देखो, अगर हम लोग प्राइस इंडेक्स मेथड की बात करें तो हमने ऑलरेडी सिंपल ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला तुम लोगों को बताया हुआ है प्राइस रिलेटिव में। एक बार फिर यहाँ फाइनल फार्मूला हम तुम लोगों को बता दे रहे हैं कि जो P01 हम लोग निकालते हैं बाय यूजिंग ज्योमेट्रिक मीन, उसमें हमारा फॉर्मूला था एंटी लॉग ब्रैकेट समेशन लॉग P1 बाई P0 मल्टीप्लाई बाय 100 होल डिवाइडेड बाय n। ठीक है, बट अगर तुम लोग ऑप्शन देखोगे ना तो ऑप्शन में ये नहीं दिया हुआ है, क्योंकि एंटी लॉग नहीं दिया हुआ है। उसको सॉल्व करने पे जो हमारे पास वैल्यू आएगी ना, वो आएगी ऑप्शन बी। तो तुम लोग इस तरीके से फॉर्मूला रिटेन करना कि ये चीज़ तो हम मैम ने बताई है कि समेशन लॉग Pn डिवाइडेड बाय P0 मल्टीप्लाई बाय 100 होल डिवाइडेड बाय n तो होता है, तो वो चीज़ तो तुम लोग को यहाँ पे दिख ही रही है, बट इसके पहले ना 2 भी प्लस होगा। अब क्योंकि अगर हम इसको पूरा डिराइव करने बैठेंगे तो बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है, और डिराइव करने का कोई मतलब भी नहीं, क्योंकि एग्जाम में डेरिवेशन तो पूछेगा नहीं, MCQ पूछता है, तो ये लर्न कर लेना कि आफ्टर डेरिवेशन वैल्यू ये आएगी। करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, द प्राइस ऑफ अ नंबर ऑफ कमोडिटीज आर गिवन बिलो इन द करंट ईयर 1975 एंड बेस ईयर 1970। तो देखो, बेस ईयर नो डाउट P0 हो जाएगा और करंट ईयर P1 हो जाएगा। फॉर 1975 विद बेस 1970 बाय द मेथड ऑफ प्राइस रिलेटिव यूजिंग ज्योमेट्रिकल मेथड मीन द प्राइस इंडेक्स इज। अब देखो, हमने ऑलरेडी बताया हुआ है कि अगर हम लोग कैलकुलेशन करें सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव का, तो उसमें हमने ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला बताया है, और वहाँ ज्योमेट्रिक मीन के फॉर्मूले में लॉग एंटी लॉग सब चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। बट देखो, क्वेश्चन में ना तो मेरे पास लॉग की वैल्यू दी है ना एंटी लॉग की वैल्यू दी है, तो अब एग्जाम में इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे हम बताएं। सिंपली हम लोग के पास ज्योमेट्रिक मीन का याद है फॉर्मूला था √AB, यही करते थे ना। अगर 3 वैल्यू है तो ज्योमेट्रिक मीन 3√ABC, याद होगा ज्योमेट्रिक मीन का सिंपल फॉर्मूला है। तो इसी फॉर्मूले पे बेस्ड ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। पहले तुम लोग के लिए यहाँ पे हम क्वेश्चन लिख दे रहे हैं कि अगर हम लोग कमोडिटी की बात करें तो हमारे पास जो कमोडिटी दी है वो दी है A, B, C, D, E, F। बेस प्राइस दैट इज P0 मेरे पास दिया हुआ है 45, 60, 20, 50, 85, 120। देन मेरे पास जो प्राइस दिया हुआ है दैट इज करंट ईयर का, वो है 55, 70, देन 30, देन 75, देन 90, देन 130। तो जो बेसिक फॉर्मूला है वो तो तुम लोगों को याद होगा कि पहले हमें इसमें P1 डिवाइडेड बाय P0 मल्टीप्लाई बाय 100 करना होगा। तो वो तो हम यहाँ कर लेंगे, P1 डिवाइडेड बाय P0 मल्टीप्लाई बाय 100।
तो पहली वैल्यू हो गई 55 डिवाइडेड बाय 45 मल्टीप्लाई बाय 100। अभी हम इसको सॉल्व नहीं कर रहे हैं। फिर 70 डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 100, देन 30 डिवाइडेड बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 100। इसी तरीके से सारी वैल्यूज़ लिख लो। 75 डिवाइडेड बाय 50 मल्टीप्लाई बाय 100, 85 डिवाइडेड बाय 90 डिवाइडेड बाय 85 मल्टीप्लाई बाय 100, एंड लास्ट वन इज़ 130 डिवाइडेड बाय 120 मल्टीप्लाई बाय 100। आप देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है तुम लोग को। हम लोगों से क्वेश्चन में P01 पूछ रहा है बट बाय यूजिंग ज्योमेट्रिक मीन मेथड। तो इसके लिए हम लोग सिंपल क्या करें, ये मान लेते हैं कि ये हमारा I1 है, ये I2 है, ये I3 है, I4, I5, I6। तो सिंपली क्या हो जाएगा, जो हमारा फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा I1 मल्टीप्लाई बाय I2 मल्टीप्लाई बाय I3 मल्टीप्लाई बाय I4 मल्टीप्लाई बाय I5 मल्टीप्लाई बाय I6 टू द पावर 1/6। क्योंकि ऐसे होता है ना ज्योमेट्रिक मीन में, अगर हम a और b का मल्टीप्लिकेशन लेते हैं तो स्क्वायर रूट लेते हैं, और 3 वैल्यू होती है तो क्यूबिक रूट लेते हैं। तो यहाँ पे 6 वैल्यूज़ है हमारे पास a to f में, तो हमने पावर कितना लिया 1/6। अब सबकी वैल्यू पुट कर दो बेटा। पहले की वैल्यू मेरे पास आ रही है 55 डिवाइडेड बाय 45, फिर आ रही है 70 डिवाइडेड बाय 60, देन 30 डिवाइडेड बाय 20, देन 75 डिवाइडेड बाय 50, then 90 divided by 85, and last one is 130 divided by 120। ठीक है, बट अब आप बोलोगे कि मैम ये 100 वाली वैल्यूज़ कहाँ गई, तो देख लो 6 बार 100 दिया है ना, तो मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे 100 टू द पावर 6 एंड होल टू द पावर 1/6। यहाँ तक तो हमें नहीं लगता कि किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम होगी। यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे इसको सॉल्व करेंगे। अच्छा यहीं पे देखो, अब अगर हम इस पूरी वैल्यू को सॉल्व करें ना विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, इस पूरी वैल्यू को अगर हम विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर सॉल्व करें तो मेरे पास वैल्यू आएगी 3.68 मल्टीप्लाई बाय, इसको हम और कैसे लिख सकते हैं 10 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 6 लिख सकते हैं बेटा, क्योंकि 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 100 होल टू द पावर 1/6। क्लियर। और इसको देखो सिंपली हम लोग यहाँ पे 2 × 6 को 12 लिख सकते हैं। तो हमारे पास जो फाइनल वैल्यू आएगी वो आएगी 3.68 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 12 होल पावर 1/6। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट स्टेप होगा कि अगर हम P01, अब हम क्या करेंगे ना, बोथ साइड ये इज इक्वल टू ये है, तो बोथ साइड हम क्या कर रहे हैं ना 6 से पावर 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ तो 6 हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा 3.68 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 12 टू द पावर 1/6 मल्टीप्लाई बाय 6, 6 कट जाएगा, तो मेरे पास फाइनल वैल्यू ये बची। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे ना, ऑप्शन की हेल्प लेंगे, क्योंकि अब इसके बाद इसको सॉल्व करने से फार बेटर है कि आप ऑप्शन की हेल्प ले लो, क्योंकि इसको अगर हम 10 टू द पावर 12 या 100 टू द पावर 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे ना तो बहुत लंबा कैलकुलेशन आएगा। मेरे पास जो ऑप्शंस दिए हैं वो हम बता दें। पहला ऑप्शन दिया है 125.3, दूसरा ऑप्शन दिया है 124.3, क्वेश्चन देख लो सब, और लास्ट ऑप्शन में दिया है 128.8, क्योंकि लास्ट जो डी ऑप्शन है उसमें नन ऑफ दीज है। तो देखो 125.3 है। अब अगर इसको हम लोग इसी फॉर्म में लाएं जिस फॉर्म में यहाँ ऊपर लिखा है वैल्यू, तो ये कितना हो जाएगा 1.253 मल्टीप्लाई बाय 10 स्क्वायर। इसमें किसी को कोई दिक्कत? यहाँ देखो ये 125.3 है और हमने यहाँ पे क्या किया 1.253 ले लिया मल्टीप्लाई बाय 10 स्क्वायर। तो जब हम लोग 1.253 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो अल्टीमेटली वैल्यू कितनी आएगी 125.3 तो आएगी। तो इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। टू दी पावर 6, क्योंकि ये देखो यहाँ पे हमने पावर 6 लिया है ना, तो यहाँ पे भी पावर 6 लेंगे। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आनी चाहिए। तो सिंपली क्या करो, कैलकुलेटर पे 1.253 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करो। जब 6 टाइम मल्टीप्लाई करोगे ना तो वैल्यू आएगी 3.869, और ये तो एज इट इज़ है, हमने इसको डिस्टर्ब नहीं किया। बट क्या ये और ये वैल्यू एक जैसी है? नहीं, यहाँ पे 3.8 है, यहाँ पे 3.6 है। वैसे नेक्स्ट को सेट करो इस फॉर्म में, ये हो जाएगा 1.243 मल्टीप्लाई बाय 10 का स्क्वायर और टू दी पावर 6 यहाँ दिया हुआ है,
इज इक्वल टू, अब 1.243 को अगर 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे कैलकुलेटर पे, 1.243 मल्टीप्लाई बाय 1.243 ऐसे करके 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे ना तो वैल्यू आएगी 3.688, और इसको तो हमने डिस्टर्ब किया नहीं है। अब यहाँ देखो, यहाँ पे भी 3.68 है, यहाँ पे भी अप्रॉक्स 3.68 है, और लास्ट वाले को भी जब हम ऐसे ही सेट करेंगे 1.288 मल्टीप्लाई बाय 10 का स्क्वायर टू द पावर 6 और इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू 4.565 आएगी, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। तो हमने जब आंसर के अकॉर्डिंग मतलब आंसर की हेल्प ली तो हमारा आंसर क्या आ रहा है 1.124.3, ये हमारा करेक्ट आंसर आ रहा है, क्योंकि हमने जो P01 टू द पावर 6 की वैल्यू निकाली थी उसी के बराबर आ रहा है। क्लियर? तो तुम लोगों के पास ये जो ऑप्शन दिया है ये इसी का आंसर दिया था ना, ठीक है, तो इसीलिए हमने इसको इसी फॉर्म में सेट किया, फिर सॉल्व किया, तो सॉल्व करने पे हमारा जो राइट हैंड साइड वैल्यू आया है उसके इक्वल आनी चाहिए थी वैल्यू। अब एग्ज़ाम में क्योंकि अगर मान लो तुम लोग लॉग एंटी लॉग करोगे तो तुम लोग को लॉग एंटी लॉग की वैल्यूज़ भी तो चाहिए, और हमारे पास अगर क्वेश्चन में लॉग एंटी लॉग नहीं दिया है तो फिर हमें ज्योमेट्रिक मीन का नॉर्मल फॉर्मूला ही यूज़ करना पड़ेगा, जो कि हमने इस क्वेश्चन में करके भी दिखाया है। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन तुम लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा आपको जर्नल इंडेक्स निकालना है। जर्नल इंडेक्स हम लोग बहुत सिंपली निकाल सकते हैं। जर्नल इंडेक्स का बेसिकली फॉर्मूला होता है समेशन, कुछ भी ले सकते हैं, प्राइस इंडेक्स, ग्रुप इंडेक्स मल्टीप्लाई बाय वेट होल डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ वेट। मेरे पास ग्रुप इंडेक्स दिया है, इसको P ले लो, और वेट दिया है, इसको W ले लो। ये तो प्राइस इंडेक्स ही है ना। तो सिंपली हमें क्या करना है, पहले सबसे पहला स्टेप ये है कि प्राइस को और मतलब प्राइस इंडेक्स को और वेट को मल्टीप्लाई करेंगे। PW को जब मल्टीप्लाई करोगे तो हम तुम लोग को वैल्यूज़ बता दे रहे हैं कि जब PW को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 720, 120 मल्टीप्लाई बाय 6, फिर आएगा 396, फिर आएगा 392, फिर आएगा 230, 108, 380। ठीक, अब हमें इसका टोटल चाहिए और वेट का टोटल चाहिए। इसका टोटल आ रहा है 2226 और वेट का टोटल आ रहा है 20। फॉर्मूले पे वैल्यू पुट करेंगे जर्नल इंडेक्स की, तो सिंपली क्या हो जाएगा 2226 डिवाइडेड बाय 20, और फर्दर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एग्जैक्ट आंसर आएगा 111.3, जो कि ऑप्शन ए में दिया है। नेक्स्ट, द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेस फ्रॉम 5 रुपीज़ पर यूनिट इन 1990 to 7.50 per unit in 1995, and the quantity consumed decreases from 120 units in 1990 to 90 units in 1995. The price and quantity in 1995 are 150% and 75% respectively of the corresponding price and quantity in 1990. Therefore, the product of the price ratio and quantity ratio is। अब क्वेश्चन में देखो कह रहा है कि 1990 में प्राइस कितना था 5 पर यूनिट, और बाद में 1995 में प्राइस कितना हो गया 7.50। तुम्हारे पास P1 हो गया 5 और P2 हो गया 7.50, या P0 P1 भी ले सकते थे। और क्वांटिटी की अगर बात करें दैट इज़ Q1 हमारे पास है 120 और Q2 हमारे पास है 90। ठीक, आगे देखो क्वेश्चन में ये चीज़ भी बोल दिया है कि जो प्राइस है एंड क्वांटिटी है इन 1995 वो 150% और 75% है रिस्पेक्टिवली, जो 1990 में रही है। देख लो, अगर इसका डिफरेंस देखोगे तो सिंपली क्या हो जाएगा 7.50 डिवाइडेड बाय 5, यह आ जाएगा 1.5। तो यही 150% यहाँ पे कैलकुलेट करके दिया हुआ है, और अगर यहाँ डिफरेंस देखें तो ये हो जाएगा 90 डिवाइडेड बाय 120, और इसको कैलकुलेट करने पे वैल्यू आएगी 0.75। तो यही 75% दिया हुआ है ना। आप देखो यहाँ पे ये 150% इंक्रीज़ हुआ है, या हम कह सकते हैं 50% से इंक्रीज़ हुआ है बाय 50%, और ये डिक्रीज़ हुआ है 75% से। तो यही चीज़ यहाँ कैलकुलेट करके दी भी हुई है। अब हमसे क्वेश्चन में अगर प्राइस रेशियो और क्वांटिटी रेशियो कैलकुलेट करने बोला है तो हमें करना क्या है, प्रोडक्ट ही तो निकालना है। इन दोनों का प्रोडक्ट कर दो, मतलब 1.5 मल्टीप्लाई बाय 0.75 अगर हम ये करें तो मेरे पास आंसर आएगा 1.125, जो कि ऑलरेडी ऑप्शन बी में दिया है। ठीक है, तो ये तो सिंपल क्वेश्चन था।
इस क्वेश्चन में कुछ बेसिकली अगर देखा जाए तो बहुत डिटेल में नहीं पूछा था, बस यहाँ पे ये परसेंटेज चेंज ऑलरेडी दिया हुआ था हमारे पास, ठीक। और क्योंकि क्वेश्चन में तुम लोग देखोगे तो वैल्यू परसेंट में नहीं दी है, तो 150% को अगर हम डिवाइड करें 100 से तो 1.5 आएगा, 75% को डिवाइड करें तो 0.75 आएगा, बस इन दोनों का प्रोडक्ट निकाल दो 1.125 आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट, टेस्ट वेदर द इंडेक्स नंबर ड्यू टू वॉल्श गिवन बाय, अगर वॉल्श की बात करें तो इसका जो फॉर्मूला था बेटा वो था समेशन पी एन डिवाइडेड बाय समेशन पी ज़ीरो। यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं थी। और वॉल्श में हमने जो वेट लिया था वो लिया था Q0 QN को अंडर रूट Q0 QN। और ये हमारे पास देखो ऑलरेडी यहाँ फॉर्मूला दिया हुआ है, बट कह रहा है कि ये वॉल्श मेथड किसको सेटिस्फाई करता है, टाइम रिवर्सल टेस्ट को, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को, सर्कुलर टेस्ट को, नन ऑफ दीज को। हमने जो नोट्स बनाया है उसमें टाइम रिवर्सल टेस्ट में वॉल्श मेथड के बारे में लिखा भी है कि वो इसको सेटिस्फाई करता है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, मेरे पास ग्रुप दिया हुआ है, मेरे पास वेट दिया है, मेरे पास इंडेक्स नंबर दिया है। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर निकालना है। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स बोल लो या ग्रुप इंडेक्स बोल लो, इसका फॉर्मूला यही है, प्राइस इंडेक्स मल्टीप्लाई बाय वेट होल डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ वेट, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास जब इंडेक्स नंबर दिया है, मेरे पास वेट दिया है, तो कुछ करना ही नहीं है, ये आई हो गया, ये डब्ल्यू हो गया। फॉर्मूला ऐसे कन्वर्ट कर लो, आई डब्ल्यू डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ डब्ल्यू। तो यहाँ आई डब्ल्यू निकाल लो, मल्टीप्लाई कर लो, 241 मल्टीप्लाई बाय 50 आएगा 12050, फिर आएगा 42, फिर आएगा 612, फिर आएगा 4096 और लास्ट वैल्यू आ रही है 5191। इसका टोटल करोगे तो वैल्यू आएगी 22,000 मतलब 22,000, और वेट का जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है 100। तो सिंपली हमें वैल्यू पुट कर देनी है 22,000 डिवाइडेड बाय 100। मेरे पास वैल्यू कितनी आ रही है इससे सॉल्व करके, 220। बट क्या मेरे पास ऑप्शन में 220 दिया है, नहीं, आंसर होगा 220, तो करेक्ट आंसर होगा डी, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट, consumer price index number goes up from 110 to 200 and the salary of a worker is also raised from 325 to 500. Therefore, in real terms, to maintain his previous standard of living, he should get an additional amount of, देखो ये चीज़ कह रहा है कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कितना है, 110 है, और फिर बाद में ये हो गया 200, मतलब ये अगर हमारा बेस ईयर है तो ये करंट ईयर हो गया। बेस ईयर में उनको 325 मिल रहा था और करंट ईयर में 500 मिला था, बट कह रहा था कि अगर हम रियल टर्म से कंपैरिजन करें तो उनको कितना एडिशनल अमाउंट मिलना चाहिए, मतलब इसको नहीं कंसिडर करेंगे, रियल टर्म को हम कंसिडर करेंगे। फॉर्मूला क्या है हमने तुम लोग को बताया भी है, रियल वेजेस दैट इज डिफ्लेटेड वैल्यू इज इक्वल टू करंट वैल्यू डिवाइडेड बाय पी एन मल्टीप्लाई बाय पी ज़ीरो। होपफुली सबको याद होगा। क्या मेरे पास रियल वेजेस दिया है, हाँ 325, मेरे पास करंट वैल्यू भी मान लो कि नहीं दी है, और पी एन कितना दिया हुआ है 200, पी ज़ीरो कितना दिया हुआ है 110, बस फॉर्मूले पे वैल्यू पुट करना है, ये हो जाएगा 325 इज इक्वल टू करंट वैल्यू डिवाइडेड बाय 200 मल्टीप्लाई बाय 110। इससे जब करंट वैल्यू निकालोगे ना, यहाँ लिख दे रहे हैं, इससे जब करंट वैल्यू निकालोगे तो वैल्यू आएगी 590.90, बट आज की डेट में उनको कितना मिल रहा है, 500 मिल रहा है, तो उनको जो एडिशनल अमाउंट मिलनी चाहिए सो दैट वो बेस ईयर की ही स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन कर पाए, वो है 90.91, जो कि ऑप्शन बी में दिया है। 500 रुपये तो उनको मिल ही रहा है, बस एडिशनल अमाउंट उनको आपको पे करना है, ठीक। नेक्स्ट द प्राइजेस ऑफ अ कमोडिटी इन द ईयर 1975 एंड 1980 were 25 and 30 respectively. Taking 1980 as base year, the price relative is, अब अगर हम लोग प्राइस रिलेटिव की बात करें तो इसका फॉर्मूला क्या है, पी एन डिवाइडेड बाई पी ज़ीरो मल्टीप्लाई बाय 100। क्या मेरे पास पी एन दिया हुआ है, हाँ 30 दिया हुआ है, क्योंकि 1980 करंट ईयर है और बेस ईयर है 1975 जिसकी वैल्यू दी हुई है प्राइस की 25 मल्टीप्लाई बाय 100। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 120, बट क्योंकि मेरे पास ऑप्शन में 120 नहीं दिया है तो करेक्ट आंसर होगा डी, नन ऑफ दीज। Next, the average price of certain commodities in 1980 was 60 and average price of the same commodities in 1982 was 120. Therefore, the increase in 1982 on the basis of 1980 was 100%. बोल सकते हैं, कह रहा है 1980 में कितनी थी, 60 थी, और 1982 में कितनी थी, 120। तो जब हम डिफरेंस निकालेंगे 120 माइनस 60 डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 100,
क्योंकि बेस ईयर क्या है 1980 और इंक्रीज बोल रहा है, इंक्रीज हमें दिख रहा है, सीधे सीधे कितना आ रहा है 100% आ रहा है। बट आगे क्वेश्चन में देखो लिखा है द डिक्रीज इन 1980 विथ 1982 एज बेसिस यूजिंग 1982। आपको ये बताना है कि ठीक है ये तो हमें दिखा कि 1980 से 1982 में जब हम आए तो इंक्रीज हुआ, पर कह रहा है अगर हमें ये जानना हो कि 1980 में डिक्रीज कितना हुआ तो क्या हम बता सकते हैं? हाँ बता सकते हैं। 1980 में वैल्यू 60 थी, 1982 में वैल्यू 120 थी। अब क्या करेंगे, हमें यहाँ का डिक्रीज देखना है तो 60 माइनस 120, मतलब अब ये मान लो ये करंट ईयर है और ये बेस ईयर है, डिवाइडेड बाय 120 मल्टीप्लाई बाय 100। तो जब इसको निकालेंगे वैल्यू आएगी 60 डिवाइडेड बाय 120 मल्टीप्लाई बाय 100, और हम कह सकते हैं 50%। तो 50% से डिक्रीज होना है क्योंकि वैल्यू किस में है, माइनस में है। ठीक है, तो सिंपली हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, बी द प्राइस इन 1980 डिक्रीज बाय 50% यूजिंग 1982 एज बेस। अगर हम 1982 को बेस ले रहे हैं तो सीधे सीधे हमारे पास क्या होगा, 50% का डिक्रीज होगा। और ये तो तुम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है इंक्रीज डिक्रीज का, नहीं भी पढ़ा है तो कोई बात नहीं, हम बता दिए कि ये करंट ईयर की वैल्यू हो गई, ये बेस ईयर की वैल्यू हो गई, और कंपैरिजन हम बेस ईयर से कर रहे हैं तो इससे मेरा परसेंटेज का कैलकुलेशन आया 100%। ठीक, वैसे ही मेरे पास करंट ईयर की वैल्यू अब 60 हो गई क्योंकि 1980 को हम करंट ईयर ले रहे हैं, बेस ईयर 120 ले रहे हैं, यहाँ पे भी बेस ईयर से कंपैरिजन कर रहे हैं, तो ये आ गया -50%। क्लियर। नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर्स आर ऑल्सो यूज टू फाइंड रियल वेजेस। अब रियल वेजेस की अगर हम बात करें तो नो डाउट इसको हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, विद हेल्प ऑफ डिफ्लेटिंग ऑफ इंडेक्स नंबर। नेक्स्ट, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, मेरे पास डेटा दिया हुआ है, हमें क्या कैलकुलेट करना है, परचेज प्राइस इंडेक्स निकालना है। क्या हमें परचेज प्राइस इंडेक्स का फॉर्मूला पता है? हाँ मैम पता है, क्योंकि अगर परचेज प्राइस इंडेक्स की बात करें तो इसका फॉर्मूला है समेशन PN QN डिवाइडेड बाय समेशन P0 QN मल्टीप्लाई बाय 100। क्या मेरे पास क्वेश्चन में PN दिया हुआ है, करंट ईयर है ना, ये PN है, ये QN है, ये P0 है, ये Q0 है, बट हमारे पास क्वेश्चन में Q0 की कोई ज़रूरत नहीं है। क्लियर। हमें क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ PN QN चाहिए और उसके अलावा हमें P0 QN चाहिए, और इन दोनों का समेशन कर लेंगे, बहुत आराम से निकाल सकते हैं। देखो ये PN है, ये QN है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, वैल्यू आएगी 60, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 45, ऐसे ही करते चलेंगे 156 और 45, फिर ये मेरा P0 है और ये QN है, मतलब पहली वैल्यू को आखिरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है 45, ऐसे ही करेंगे तो 45 104 15। अब हमें इसका टोटल चाहिए, इसका टोटल आ रहा है 306 और इसका टोटल चाहिए जो कि आ रहा है 209। तो परचेज इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू 306 डिवाइडेड बाय 209 मल्टीप्लाई बाय 100। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे ना तो मेरे पास वैल्यू आएगी 146.41। ऑप्शन में देख लेते हैं कि क्या हमारे पास ऑप्शन में ये वैल्यू दी है, हाँ दी है, करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट है फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, मेरे पास बेस ईयर दिया है, करंट ईयर दिया है, हमें मार्शल एडजवर्थ का फॉर्मूला अप्लाई करके वैल्यू निकालनी है। तो मार्शल एडजवर्थ का जो फॉर्मूला है अगेन क्या है, समेशन PN तो रहेगा, समेशन P0 रहेगा, और जो हम लोग वेट लेंगे ना वो किसको लेंगे, Q0 प्लस QN को, और यहाँ पे भी लेंगे Q0 प्लस QN को। क्या मेरे पास Q0 दिया है? हाँ। क्या मेरे पास QN भी दिया है? हाँ। तो सबसे पहले तो इन दोनों को ऐड कर लो, ऐड करके एक वैल्यू आएगी Q0 QN की, हम ऐड करके बता दे रहे हैं 17 प्लस 25, पहली वैल्यू आएगी 42, फिर आएगी 48, फिर आएगी 29, फिर आएगी 18। अब नेक्स्ट स्टेप तुम लोग अच्छे से देख लो, तुम लोग को खुद ही से सॉल्व करना है। ये PN दिया हुआ है और ये Q0 QN दिया है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके समेशन निकालना, वैसे ही P0 को Q0 QN से मल्टीप्लाई करके, मतलब इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकाल लेना। ठीक है, न्यूमरेटर की वैल्यू आएगी मेरी 1403 और डिनोमिनेटर की वैल्यू आएगी 973 मल्टीप्लाई बाय 100। इसको सॉल्व करके फाइनल वैल्यू आएगी 144.19 जो कि ऑप्शन बी में दिया है। नेक्स्ट, सर्कुलर टेस्ट किस टेस्ट का एक्सटेंशन है पता है, टाइम रिवर्सल टेस्ट का है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। सर्कुलर टेस्ट, एन इंडेक्स कंस्ट्रक्टेड फॉर द ईयर x एंड द बेस ईयर y and for the year y base year z है should yield the same result as an index constructed for x on base year z। तो ये जो मेरे पास वैल्यू दी है 0 1 1 2 2 0, ये क्या है, सर्कुलर टेस्ट ही तो है ना, और सर्कुलर टेस्ट में हमेशा किसके बराबर होता है, 1 के, तो करेक्ट आंसर होगा C1। नेक्स्ट,
In 1976, the average price of a commodity was 20% more than in 1975, but 20% less than in 1974. And moreover, it was 50% more than that in 1977. The price relative using 1975 as base year, then the reduced data is. ये क्वेश्चन हमने पहले भी बताया है कि अगर देखोगे तो यहाँ 1974 दिया है, 1975, 1976 और 1977. हमसे कह रहा है कि 1975 को हमें बेस ईयर लेना है. अब 1976 में बेस ईयर से कितना ज़्यादा था? 20%. और 1975 में 1974 में 20% कम था. तो 100 का लेस कर देंगे 20%. हम लोग कैसे करते हैं? 100 का 20% निकाले, 20 आया, माइनस कर देंगे तो 80 आया. ठीक है. और ऐड करने में ऐड करते तो 120 आता. और बाद में कह रहा है कि 50% मोर है देन इन 1977. तो इसका 50% कितना हो जाएगा? 50. 100 प्लस 50 कितना हो जाएगा? 150. अब मेरे पास जो ऑप्शंस दिए हैं उसमें पहली वैल्यू दी है, आखिरी वैल्यू दी है, बीच की वैल्यूज़ नहीं दी है. तो करेक्ट आंसर होगा बी, 150, 80. नेक्स्ट, टाइम रिवर्सल टेस्ट. इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो? सिंपली इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं P01 मल्टीप्लाई बाय P10 इज इक्वल टू 1. और ये हमारे पास ऑप्शन बी में दिया है. नेक्स्ट, द प्राइजेज ऑफ अ कमोडिटी इन द ईयर्स 1975 एंड 1980 वो 25 एंड 30 रिस्पेक्टिवली. और आपको 1975 को ही बेस ईयर लेकर के प्राइस रिलेटिव निकालना है. तो बस प्राइस रिलेटिव क्या हो जाएगा? Pn डिवाइडेड बाय P0 मल्टीप्लाई बाय 100. मेरे पास Pn की वैल्यू ऑलरेडी दी हुई है 30, P0 की वैल्यू दी है 25 मल्टीप्लाई बाय 100. तो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू कितनी आएगी? 120. सेम क्वेश्चन पहले भी दिया हुआ था जिसमें आंसर नन ऑफ दीज था, क्योंकि उस क्वेश्चन में कहीं पे भी ऑप्शन में आंसर 120 नहीं दिया था. नेक्स्ट है फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा. देखो लिंक इंडेक्स दिया हुआ है. बेस ईयर आपको 1992 लेना है जिसकी वैल्यू 100 है. और आपको चेन इंडेक्स का कैलकुलेशन करना है. सिंपल है. अगर हम चेन इंडेक्स के फॉर्मूले की बात करें तो चेन इंडेक्स का फॉर्मूला था लिंक इंडेक्स ऑफ करेंट ईयर मल्टीप्लाई बाय चेन इंडेक्स ऑफ प्रीवियस ईयर डिवाइडेड बाय 100. अब मेरे पास हर साल का करंट लिंक रिलेटिव तो दिया ही हुआ है, बस हमें चेन इंडेक्स निकालना है. तो चेन इंडेक्स अगर हम 1992 की बात करें तो इसका तो कैलकुलेशन नहीं कर सकते, तो इसको हम कितना लेते हैं? 100 लेते हैं. 1993 के लिए कितना हो जाएगा? लिंक रिलेटिव ऑफ करंट ईयर मल्टीप्लाई बाय चेन इंडेक्स ऑफ प्रीवियस ईयर डिवाइडेड बाय 100. वैसे ही 1995 में कितना होगा? 105 मल्टीप्लाई बाय, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 103. तो चेन इंडेक्स ऑफ प्रीवियस ईयर डिवाइडेड बाय 100. इसको कैलकुलेट करने पे वैल्यू आएगा 108.15. देन 1996 में 112 मल्टीप्लाई बाय 108.15 होल डिवाइडेड बाय 100. इसकी वैल्यू आ जाएगी 121.128. और लास्ट ईयर के लिए लिंक रिलेटिव ऑफ करंट ईयर मल्टीप्लाई बाय चेन इंडेक्स ऑफ प्रीवियस ईयर डिवाइडेड बाय 100. जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 130.82. और ये सारा ऑप्शन बी में दिया है, तो करेक्ट आंसर होगा बी. नेक्स्ट, ड्यूरिंग अ सर्टेन पीरियड द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर गोज अप फ्रॉम 110 to 200 एंड द सैलरी ऑफ अ वर्कर इज ऑल्सो रेज्ड फ्रॉम 330 to 500. The worker does not get really gain, then the real wages decreased by. अब देखो यहाँ पे कह रहा है कि जब हमारा कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 110 था तो हमें सैलरी मिल रही थी 330. फिर जब 200 हुआ तो सैलरी मिलने लग गई 500. बट कहीं ना कहीं ये 500 इनफ नहीं है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करने के लिए. जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हमने 110 में मेंटेन किया था वो हम 200 में मेंटेन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ लॉस हो रहा है. उसी लॉस को आपको कैलकुलेट करना है. तो सिंपली हम कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटा? हमारा रियल वेजेस है 330, करंट वैल्यू हम मान लेते हैं कि हमें नहीं पता, डिवाइडेड बाय 200 मल्टीप्लाई बाय 110. जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपकी करंट वैल्यू आनी चाहिए 600, पर आ कितनी रही है? ओनली 500. मतलब आपको सैलरी मिल रही है 500 पर मिलनी कितनी चाहिए थी? 600 मिलनी चाहिए थी. तो जो आपका रियल वेजेस डिक्रीज हुआ वो 100 रुपीज़ से डिक्रीज हुआ ना, तो करेक्ट आंसर होगा सी. Net monthly salary of an employee was 3,000 in 1980. The consumer price index number is 1985 is 250 with 1980 as base year. If he has to be rightly compensated, तो आपको ये बताना है कि कितना DA उनको पे करना पड़ेगा. ये भी सिंपल क्वेश्चन है. 1980 हमने लिया बेस ईयर और 1985 हमने लिया करंट ईयर.
करंट ईयर में जो हमारी वैल्यू है वो है 250, तो बट ऑब्वियस बेस ईयर में कितनी रही होगी 100। अच्छा, आप कह रहे हैं 1980 में हमें 3000 रुपीज़ मिल रहा था, तो हमें करंट वैल्यू नहीं पता, कैलकुलेट कर लो। सीधे सीधे रियल वेजेस इज इक्वल टू करंट वैल्यू डिवाइडेड बाय 250 मल्टीप्लाई बाय 100, और इससे जब हम करंट वैल्यू निकालेंगे ना तो हमारी करंट वैल्यू आएगी 7500। ठीक है। अब क्योंकि पहले 3000 रुपये तो मिल ही रहा था, ये जो सैलरी है हम यही ना मानेंगे कि 3000 रुपये की तो सैलरी हमें मिल ही रही है, तो एडिशनल कितना मिलना चाहिए, एडिशनल मिलना चाहिए 4500, सो दैट आपको राइटली कंपनसेट किया जा सके। तो करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, नेट मंथली इनकम ऑफ एन एम्प्लॉय वॉज 800 इन 1980। CPI जो है 160 है 1980 में, एंड 1984 में CPI राइज होकर 200 हो गया। इफ़ ही हैज़ टू बी राइटली कंपनसेटेड, तो आपको बताना है कि एडिशनल DA आपको कितना देना होगा। 800 रुपये तो मिल ही रहा था, पहले भी मिल रहा था, अब भी मिलेगा, पर एडिशनल कितना देना है। अगेन वही चीज़ पूछा है कि हमारे पास 800 दिया है, हमारे पास करंट वैल्यू नहीं दिया है, हमारे पास PN दिया हुआ है और P0 दिया है, तो क्या हम इससे करंट वैल्यू निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। करंट वैल्यू आएगी 1000। अब ये जो डिफरेंस है ये आपको कितना दिख रहा है, 200 दिख रहा है ना, तो इसका मतलब 800 रुपये पहले भी मिला था, अभी भी मिलेगा, पर एडिशनल कितना मिलना चाहिए 200, सो दैट आपको राइटली कंपनसेट किया जा सके। या हम कह सकते हैं कि 1980 में जो आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था वो मेंटेन करने के लिए इन 1984 आपको 200 रुपीज़ का DA मिलना चाहिए। अब हमारे पास ऑप्शन में 200 नहीं दिया, तो करेक्ट आंसर होगा डी, नन ऑफ दीज, बट करेक्ट आंसर क्या है 200। नेक्स्ट, when the cost of tobacco was increased by 50%, a certain hardened smoker who maintained his formal scale of consumption said that the rise had increased his cost of living by 5%. Before the change in price, the percentage of his cost of living was due to buying tobacco is। इस क्वेश्चन को अच्छे से समझना, क्वेश्चन है बहुत ईजी, बट इसमें क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले तो ये कह रहा है कि जो कॉस्ट ऑफ टोबैको है ना, कॉस्ट ऑफ टोबैको वो कितने से बढ़ा, 50% से, एंड जो हमारे पास कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स है वो 5% से बढ़ रही है। ठीक। बिफोर द चेंज इन प्राइस द परसेंटेज ऑफ हिज कॉस्ट ऑफ लिविंग वॉज ड्यू टू बाइंग टोबैको इज। अब आपको ये बताना है कि प्राइस चेंज के पहले कितना परसेंटेज ऑफ कॉस्ट ऑफ लिविंग था, किसकी वजह से, टोबैको की वजह से। अब इस क्वेश्चन में देखो कुछ चीज़ें हम ले लेते हैं कि जो हमारा कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स है, मान लो वो X है, और जो हमारा टोबैको का प्राइस है वो Y है। तो टोबैको का प्राइस जो बढ़ रहा था वो 50% से बढ़ रहा था, तो 50% से हमारा टोबैको का प्राइस बढ़ गया, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 50/100। और अगर कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स की बात करें तो ये बढ़ा बाई 5%, इंक्रीज़ हुआ, तो ये हो जाएगा X इज इक्वल टू 5/100। इसमें तो हमें नहीं लगता किसी को भी कोई दिक्कत होगी। कह रहा है बिफोर द चेंज इन प्राइस, प्राइस में चेंज होने के पहले आपको बताना है द परसेंटेज ऑफ हिज कॉस्ट ऑफ लिविंग वॉज ड्यू टू बाइंग टोबैको। टोबैको खरीदने की वजह से कितना परसेंटेज उसका कॉस्ट ऑफ लिविंग चेंज हुआ है। तो क्योंकि देखो ये दोनों ही इंक्रीज़ है, तो हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं कि हमारी कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स इंक्रीज़ हुई ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस ऑफ टोबैको। ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 2, तो मेरे पास वैल्यू कितनी बची, X/20 इज इक्वल टू Y/2। यहाँ तक भी किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अब हम इससे कह रहा है कि आपको ये बताना है कि ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ टोबैको आपका जो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स है वो कितने से बढ़ गया। तो यहाँ पे पूछ रहा है Y/X कि टोबैको की प्राइस में कितना चेंज हुआ जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स चेंज हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो ये हो जाएगा 2/20, एंड फाइनली जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 1/10। इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर दो, 10% आएगा। ठीक है, और यही हमारा आंसर है जो कि हमारे पास ऑप्शन सी में दिया है। तो सिंपल क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा आपको क्वेश्चन अच्छे से रीड करना था सो दैट आप प्रॉपरली इसको अंडरस्टैंड कर पाते। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द प्राइस इंडेक्स फॉर द ईयर से 1960 भी 110.3 एंड द प्राइस इंडेक्स फॉर द ईयर से 1950 भी 98.4, देन द परचेजिंग पावर ऑफ मनी ऑफ 1950 इन 1960 इज। सीधे सीधे परचेजिंग पावर पूछ रहा है बेटा,
और बहुत सिंपली हम लोग बता सकते हैं, हमारे पास करंट ईयर का प्राइस इंडेक्स दिया है, हमारे पास बेस ईयर का प्राइस इंडेक्स दिया हुआ है, तो सीधे सीधे PN डिवाइडेड बाय P0, यहाँ मल्टीप्लाई बाय 100 तो करेंगे नहीं क्योंकि ऑलरेडी प्राइस इंडेक्स निकाल के दिया है, तो वैल्यू हो जाएगी 1.1209, ठीक है। और हमारे पास ये ऑप्शन ए में दिया है तो करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट देखो, अब अगेन वैल्यूज़ दी हुई है और लास्परेज इंडेक्स नंबर पूछा है, तो लास्परेज इंडेक्स नंबर क्या होता है, समेशन PN Q0 डिवाइडेड बाय समेशन P0 Q0 मल्टीप्लाई बाय 100। मेरे पास 1900 वैल्यू दी हुई है, 1360 वैल्यू दी हुई है, तो 1900 डिवाइडेड बाय 1360 मल्टीप्लाई बाय 100। इसको सॉल्व करके वैल्यू आ रही है 1.39, जो कि ऑप्शन बी में दिया है। मतलब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 139% आएगा, बट क्योंकि वैल्यू पॉइंट में दी है तो हमने 1.39 इसका करेक्ट आंसर बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कह रहा है कि जो CPI है फॉर अप्रैल 1985 वो कितना है, 125। जो फूड प्राइस इंडेक्स है वो है 120 और बाकी जो आइटम की इंडेक्स है वो है 135। क्या कह रहा है कि जो टोटल कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो है 125। इसमें हमारे पास फूड प्राइस इंडेक्स है 120 का और बाकी और भी बहुत सारे आइटम है जिनका प्राइस इंडेक्स है 135। द परसेंटेज ऑफ द टोटल वेट इंडेक्स गिवन टू फूड। अब आपको बताना है कि आपको टोटल CPI पता है, उसमें से कितना परसेंटेज फूड प्राइस इंडेक्स का है और कितना अदर का है। ये क्वेश्चन हम लोग को डिटेल में सॉल्व करना होगा, तो चलो हम एक एक स्टेप तुम लोग को बता देते हैं। देखो, हमारे पास जो आइटम दिया है, पहला दिया हुआ था फूड का और दूसरा दिया हुआ था अदर्स, ठीक। दोनों का इंडेक्स दिया हुआ है, पहले का मेरे पास दिया है 125 और दूसरे का दिया हुआ है 135। नहीं, फूड इंडेक्स दिया है 120 और अदर्स दिया है 135। क्वेश्चन देख लेना। अगर वेट की बात करें, क्वेश्चन साइलेंट है तो ये वेट 1 हो जाएगा, इसका वेट 2 हो जाएगा, यही निकालना है, ठीक है। फिर IW निकालोगे ना, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में मेरे पास कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स दिया हुआ है और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या होता है, प्राइस इंडेक्स मल्टीप्लाई बाय वेट डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ वेट, यही होता है ना। और क्वेश्चन में मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन दी है उसके बेसिस पे ये हो जाएगा 120 वेट 1, 135 वेट 2, इसका टोटल निकालेंगे, यह आ जाएगा 120 वेट 1 प्लस 135 वेट 2 और ये हो जाएगा वेट 1 प्लस वेट 2, ठीक है। अगर क्वेश्चन में देखो तो मेरे पास कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स तो दिया ही हुआ था 135, है ना। अच्छा, एक और पॉइंट हम बताएं यहाँ पे कि अगर हम लोग वेट 1 प्लस वेट 2 की बात करें तो इसकी वैल्यू हमेशा कितनी आनी चाहिए बेटा, 100 आनी चाहिए। तो चाहे तो आप W1 प्लस W2 लिखो या उससे बेटर है कि आप 100 वैल्यू लिख लो, क्योंकि जब भी हम इसका समेशन करेंगे वेट का तो वैल्यू कितनी आती है, 1 आती है, 100 आती है। तो क्योंकि यहाँ पे फिगर 120 135 दिए तो हमने वेट कितना ले लिया बेटा, 100 ले लिया, ठीक। तो हमारे पास जो पहला इक्वेशन बनेगा वो बनेगा W1 प्लस W2 इज इक्वल टू 100। ये तो फर्स्ट इक्वेशन हो गया। और सेकेंड, हमारे पास CPI दिया हुआ है 125 का और हमने ये निकाला है 120 वेट 1 प्लस 135 वेट 2 डिवाइडेड बाय 100। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यह आ जाएगा 12500 इज इक्वल टू 120 वेट 1 प्लस 135 वेट 2, ठीक। तो ये मेरे पास सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब इन्हीं दोनों इक्वेशन की हेल्प से हम आगे का कैलकुलेशन करेंगे। हम क्या करेंगे कि फर्स्ट इक्वेशन को सेकेंड इक्वेशन के बराबर लाने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन को हम 135 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये हो जाएगा 135 वेट 1 प्लस 135 वेट 2 इज इक्वल टू 13500। और दूसरा इक्वेशन मेरे पास क्या है, 120 वेट 1 प्लस 135 वेट 2, ये दिया हुआ है ना दूसरा इक्वेशन, इज इक्वल टू 12500। अब क्या करेंगे, माइनस करेंगे, है ना। पता होगा सबको कि क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं, ये कट जाएगा, यहाँ बचेगा 15 W1 इज इक्वल टू 1000 और W1 की वैल्यू निकालोगे तो आएगा 66.67%। W1 हमने किसको दिया था, वेट 1 फूड को दिया था, तो बट ऑब्वियस जो अदर्स है W2 है वो कितना हो जाएगा 33.33%। बट हमसे क्वेश्चन में फूड का ही तो वेट पूछा था, तो फूड का टोटल वेट कितना हो गया बेटा 66.67%।
जो कि देखो हमारे पास ऑप्शन ए में दिया है, तो यही करेक्ट आंसर होगा। क्लियर। नेक्स्ट है द टोटल वैल्यू ऑफ रिटेन्ड इम्पोर्ट्स इनटू इंडिया इन 1960 वाज इतना मिलियन पर मंथ। द करस्पॉन्डिंग टोटल फॉर 1967 वाज इतना पर मंथ। द इंडेक्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ रिटेन्ड इम्पोर्ट्स in 1967 composed with 1960 was 62. The price index for retained input for 1967 over 1960 as base। देखो पहले कह रहा है कि 1960 की वैल्यू दी है, 1967 की वैल्यू दी है, तो 1960 और 1967 का ये जो मेरे पास दिया हुआ है टोटल वैल्यू, मतलब क्या हो गया, प्राइस इंडेक्स दिया हुआ है ना, तो और 1960 को हमने बेस ईयर लिया है। ठीक है, तो अगर हम प्राइस इंडेक्स निकालें तो हमारे पास पी कितना हो जाएगा 87.6 और P0 कितना हो गया 71.5 मल्टीप्लाई बाय 100। जब इससे प्राइस इंडेक्स निकालेंगे तो ये आ जाएगा 122.38। ये कब है, जब हमने 1960 को बेस ईयर लिया है ओवर 1967। अब क्वेश्चन में क्या आगे कह रहा है द इंडेक्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ रिटेन्ड इम्पोर्ट्स इन 1967 कंपोज्ड विथ 1960 वॉज 62। The price index for retained inputs for 1967 over 1960 as base is, अब यहाँ पे न्यू बेस ईयर ये किसको कंसिडर करने बोल रहा है, 1967 को, और 1967 की जो वैल्यू थी वो कितनी थी बेटा 62। तो सिंपली ये कह रहा है कि अगर 62 पे वैल्यू 122.38 है तो 100 पे कितनी होनी चाहिए, क्यों, क्योंकि अब देखो हमने बेस ईयर किसको ले लिया है 1967 को, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 122.38। अब ये देखो 122.38 ये बेसिकली किसके लिए था 1967 का, तो उस समय हमारी वैल्यू थी 62। हमें किसका निकालना है, अब हमें निकालना है 1960 की वैल्यू। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो मेरे पास वैल्यू आएगी 197.61 जो कि ऑप्शन बी में दी है। क्लियर। तो नॉर्मली पहले हमने प्राइस इंडेक्स निकाला जहाँ पे हमने बेस ईयर 1960 लिया। जब इसको रिवर्स करना था तो रिवर्स के टाइम आपके पास ऑलरेडी प्राइस इंडेक्स आ चुका था। इसी प्राइस इंडेक्स के लिए हमने बोला कि जब मेरे पास 122.38 ये प्राइस इंडेक्स है 62 की वैल्यू के लिए, तो 100 की वैल्यू के लिए कितना होगा, क्योंकि जो 1960 है उसकी वैल्यू कितनी है 100, तो ये हमने निकाला, मेरे पास आ गया 197.61। क्लियर। सिंपल क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा ट्रिकी था। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द सर्टेन पीरियड द CLI गोज अप फ्रॉम 110 to 200 एंड द सैलरी ऑफ अ वर्कर इज ऑल्सो रेज्ड फ्रॉम 330 to 500। देन द रियल टर्म, अब ये क्वेश्चन ना नॉर्मली जैसे हम तुम लोगों को रियल वेजेस का कैलकुलेशन कराते हैं या फिर करंट वैल्यू का कैलकुलेशन कराते हैं, वो नहीं बताना है, यहाँ बताना है कि रियल टर्म्स में आपको कितना लॉस हुआ है। अच्छा, अगर हम रियल वेजेस देखें फॉर बेस ईयर, मेरे पास मनी वेज मतलब कितना पैसा आ रहा था 330 आ रहा था, और उस साल की कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स कितनी थी 110, तो मेरे पास रियल वेज हो गया 300 का। वैसे ही रियल वेज हम निकालेंगे करंट ईयर के लिए। मेरे पास रियल वेज आ रहा था 500 जब मेरा कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 200 है, तो एक्चुअल में हमें कितना वेज मिल रहा था 250। देख लो यहाँ पे मेरा लॉस कितने रुपीज़ का है 50 रुपीज़ का है ना, जो एक्चुअल लॉस है इन टर्म ऑफ रुपीज़ वो कितना है बाय 50 रुपीज़। क्लियर। तो यहाँ आप लोग अगर वैसे कैलकुलेशन करोगे जैसे हमने करंट वैल्यू मतलब डिफ्लेटेड वैल्यू का कैलकुलेशन कराया है, तो वो यहाँ एप्लीकेबल नहीं होगा। यहाँ आपको बताना था कि रियल टर्म में आपका कितना लॉस हो रहा है। नेक्स्ट, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा आपको फिशर्स क्वांटिटी इंडेक्स नंबर का कैलकुलेशन करना है। ये क्वेश्चन हम आप लोगों को सेल्फ प्रैक्टिस के लिए दे रहे हैं, बस इतना बता दे रहे हैं कि फिगर क्या क्या आएगी। क्वांटिटी इंडेक्स है, बस इतना याद रखना। या हम फॉर्मूला लिख दे रहे हैं तुम लोग के लिए कि फिशर क्वांटिटी इंडेक्स नंबर का जो फॉर्मूला है एज पर क्वांटिटी इंडेक्स वो होगा समेशन Qn P0 डिवाइडेड बाय समेशन Q0 P0 मल्टीप्लाई बाय समेशन Qn Pn डिवाइडेड बाय समेशन Q0 Pn। इसकी वैल्यू आ रही है 50, इसकी आएगी 78, इसकी आएगी 208 और इसको कैलकुलेट करने पे वैल्यू आएगी 214। और फाइनली जो करेक्ट आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए 78.93। नेक्स्ट है फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा आपके पास कमोडिटी दिया है, बेस ईयर दिया है, करंट ईयर दिया है, देन इंडेक्स नंबर फ्रॉम
ज्योमेट्रिक मीन मेथड इज। यहाँ पे भी हम लोग सिंपल फॉर्मूला अप्लाई कर दें ज्योमेट्रिक मीन का, जो हमने बताया भी था तुम लोगों को। सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे, I1 मल्टीप्लाई बाय I2। अब I1 क्या होगा बेटा, I1 होगा PN डिवाइडेड बाय P0, मतलब 55 डिवाइडेड बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 100, और I2 क्या हो जाएगा 45 डिवाइडेड बाय 30 मल्टीप्लाई बाय 100। सेम पैटर्न पे हमने क्वेश्चन तुम लोग को सॉल्व भी करवाया है। तो हमारे पास जो फाइनल ज्योमेट्रिक मीन आएगा वो कितना आएगा, √55 डिवाइडेड बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 45 डिवाइडेड बाय 30, और क्योंकि दोनों के साथ 100 मल्टीप्लाई था तो हम इसको अंडर रूट के बाहर ले लें, ये वैल्यू आ जाएगी 100। जब आप इसको सॉल्व करके अंडर रूट करोगे और मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे तो आपका आंसर आएगा 181.66। अब क्योंकि अगर ज्योमेट्रिक मीन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं तो भाई लॉग एंटी लॉग की वैल्यू नहीं दी है, तो आपको ऑल्टरनेट ऑप्शन देखना है। हमने ऑल्टरनेट आपको ऑप्शन बता दिया। नेक्स्ट है यूजिंग द फॉलोइंग डेटा द पैशेस फॉर्मूला फॉर इंडेक्सेस। पैशे फॉर्मूला में पता है समेशन PN QN डिवाइडेड बाय समेशन P0 QN। मेरे पास P0 दिया है, मेरे पास Q0 दिया है, PN दिया हुआ है, QN दिया हुआ है। क्या हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं? हाँ, आप लोग सेल्फ कैलकुलेशन करना। इसका आंसर आना चाहिए 99.06। और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है ग्रुप इंडेक्स नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय। हमने बताया भी है कि ये होता है प्राइस रिलेटिव इनटू वेट होल डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ वेट। ये मेरे पास ऑप्शन किस में दिया हुआ है देख लेते हैं। फर्स्ट में तो नहीं दिया है क्योंकि ये PN डिवाइडेड बाय P0 दिया है। बी ऑप्शन में दिया है, देखो क्योंकि प्राइस रिलेटिव है तो नो डाउट वो ऑलरेडी 100 से मल्टीप्लाई होगा, तो वैल्यू हो जाएगी समेशन प्राइस रिलेटिव वेट डिवाइडेड बाय समेशन वेट। और ये फॉर्मूला बी करेक्ट है। सी क्यों नहीं करेक्ट है? क्योंकि सी में ऑलरेडी 100 मल्टीप्लाई करके दिया है और हम लोग कभी भी ग्रुप इंडेक्स नंबर में मल्टीप्लाई बाय 100 नहीं करेंगे। क्लियर? ये ओवरऑल 100 क्वेश्चंस थे रिलेटेड टू एडिशनल क्वेश्चन बैंक। नो डाउट ये बहुत टाइम टेकिंग क्वेश्चंस थे क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस इसमें से न्यूमेरिकल थे। बट एग्जाम में आप देखोगे ना इंडेक्स नंबर्स में जो क्वेश्चंस आते हैं वो इन्हीं 100 क्वेश्चंस में से आते हैं या एक्सरसाइज से रिलेटेड आएंगे। कुछ भी नया क्वेश्चन नहीं बनता है, तो इनकी प्रैक्टिस आप जितने अच्छे से हो सके कर लेना। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होगा तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। साथ ही साथ ना आप हमसे टेलीग्राम पे भी कनेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप कम्युनिटी पे भी कनेक्ट कर सकते हो। हमने सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। अच्छा, इसके अलावा जो आज की क्लास की PDF है नो डाउट वो सारे स्टूडेंट्स के पास अवेलेबल होगी क्योंकि हमने स्टडी मटेरियल से ही पूरी कवरेज की है। नेक्स्ट क्लास में हम इंडेक्स नंबर के और बहुत सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस एंड नेक्स्ट में बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाएंगे। पर पहले मेरा ये सजेशन होगा कि इनकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर देना सो दैट आगे की क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल पाए। एंड अगर आपको आज की क्लास यूज़फुल लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। अब हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।